हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैक नॉवल वर्ल्ड में। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कहानी का नाम है लविंग अ मॉन्स्टर हबी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहते हैं हर चीज होने की पीछे एक वजह होती है, बेवजह तो इत्तेफाक भी नहीं होता। ये कहानी है अक्षत जिंदल की, जो एकदम बेदिल, साइको और हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान था। वहीं दूसरी तरफ थी तारा, जो बेहद मासूम और प्यारी लड़की थी। लेकिन एक हादसे के बाद एक सौदे के चलते तारा अक्षत की वाइफ बन गई और मान बैठी बेदिल अक्षत को अपना पति। तो क्या बेदिल अक्षत को होगा तारा से प्यार, या तारा बन जाएगी बस उसका एक जुनून? क्या होगा अक्षत और तारा की कहानी में, आगे जानते हैं। CH1 सन की अक्षत कहते हैं मोहब्बत और नफरत में बस इंच भर का फासला होता है। नफरत को मौका देने पर वह मोहब्बत बनती है, लेकिन भूल कर भी मोहब्बत को नफरत बनने का मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर मोहब्बत नफरत में बदलती है तो जिंदगी तबाह कर देती है। मेरी यह कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें अक्षत जिंदल और तारा लूथरा की जिंदगी में कभी मोहब्बत की फुहार होती है तो कभी नफरत की अंगारे जलते हैं, और जलते हैं इनके साथ इनको जानने और चाहने वाले। तो चलिए जानते हैं अक्षत और तारा के बारे में। जिंदल इंडस्ट्री 26th फ्लोर एक केबिन में। इस वक्त वो केबिन पूरा धुआंों से भरा हुआ था। वही एक लड़का अपने हेड चेयर पे बैठकर अपना सर चेयर पे टिकाकर सिगरेट की कश लेते हुए गोल गोल रिवॉल्विंग चेयर पर घूमता हुआ सिगरेट का धुआं उड़ा रहा था। इस वक्त उसकी आंखें पूरी लाल रंगदली हुई थी। वो लड़का एक टक सीलिंग को देख रहा था। उसके चेहरे में कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसका चेहरा और आंखें हद से ज्यादा डार्क हो गई थी। इतना कि कोई देखकर डर जाए। तभी उसकी केबिन का डोर नॉक होता है, तो वो लड़का एक टक केबिन की डोर को घूरने हुए अपने कोल्ड आवाज में कहा, कम इन। तभी एक लड़का केबिन के अंदर डरते हुए आकर उसे ग्रीट कर उसे देखने लगता है, गुड मॉर्निंग सर। वो लड़का फिर अपने डर को थोड़ा काबू में रखकर हकलाते हुए उससे चेयर बैठे उसके हम उम्र लड़के से कहा, वाह बॉस, वो लोनावाला वाली फैक्ट्री को सीज करने का ऑर्डर दिया गया है। अक्षत जिंदल की फैक्ट्री सीज करने की हिम्मत किसने की? उसकी तो मैं अब पल पल की जिंदगी नरक बना दूंगा। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जिंदल इंडस्ट्री का CEO अक्षत जिंदल था। और उसके सामने खड़ा उसका असिस्टेंट था। अक्षत अपने असिस्टेंट की बात सुनकर अपने दांत पीसते हुए कहता है, तो अक्षत का असिस्टेंट, जिसका नाम अभिनव था, वह आंखों में डर लिए अपने सामने खड़े अक्षत को देखने लगा। अभिनव को कुछ भी ना बोलता देख अक्षत ने उस पे चिल्लाते हुए कहा, आंसर मी डैम इट। अक्षत को चिल्लाता देख अभिनव ने डरते हुए 2 कदम पीछे जाकर उसने कहा, बॉस, वो फैक्ट्री सीज करने का ऑर्डर तारा लूथरा ने दिया है। अभिनव की मुंह से तारा का नाम सुनकर अक्षत के चेहरे पे अचानक तिरछी स्माइल आ गई और वो फिर अपने चेयर पे लीन होते हुए अपने सीने पे हाथ फेरते हुए कहा, हम तारा, तुम्हारी इन्हीं हरकतों ने ना जाने कैसे मेरे दिल में तुम्हारे लिए इतनी जगह बना दी है। बस तुम्हारी इन्हीं छोटी छोटी हरकतें जो तुम मुझे नीचे गिराने के लिए करती हो, मेरे जीने की वजह बनती जा रही है। अक्षत तो तारा का नाम सुनते ही बेहद जुनून से उसके बारे में सोचते हुए ये सब कह रहा था। वही अभिनव सामने बैठे किसी साइको से कम नहीं दिखने वाला अपने बॉस को अपनी बड़ी बड़ी आंखें को बिना झपकाए देख रहा था। अक्षत अपने सीने पे हाथ फेरते हुए तारा के बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसका चेहरा सख्त हो गया। वो एकटक अपने सामने खड़े हुए अभिनव को गुस्से से घूरने लगा। अक्षत को गुस्से से खुद को घूरता देख अभिनव अपने थूक निगलते हुए डरते हुए अक्षत को देखने लगा, तो वहीं अक्षत गुस्से से अपने जगह से उठकर अभिनव के पास जाकर उसे गुस्से से एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे अभिनव सीधा जमीन पे गिर जाता है। अभिनव फिर डरते हुए खुद को संभालते हुए अक्षत को देखने लगता है, तो अक्षत अपने पॉकेट से एक छोटा सा कंजर निकालकर अभिनव को देखते हुए अभिनव के पास जाकर अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, क्या कहा तुमने? वो तारा लूथरा है। अक्षत की बात सुनते ही अभिनव को समझ आता है कि उसने कौन सी गलती कर दी है। अभिनव की आंखें अपनी गलती को समझते ही नॉर्मल से कुछ ज्यादा ही बड़ी हो गई और उसकी आवाज भी कनकांपने लगी। बॉस, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तारा लूथरा नहीं, तारा अक्षत जिंदल। अभिनव की लास्ट लाइन सुनकर अक्षत टेढ़ी स्माइल करते हुए उसे ही देखने लगा। वो फिर उस कंजर को उसकी चेहरे पे फेरते हुए अपना गर्दन टेढ़ाकर उसे देखते हुए कहा, लेकिन अक्षत के पास माफी बिल्कुल नहीं होती। अब तुमने तो गलती कर ही दिया है तो सजा तो मिलेगा ही। अक्षत की बात सुनकर अभिनव का चेहरा अब डर के वजह से पसीने से लथपथ होने लगा। अभिनव ने डरेते और हकलाते हुए अक्षत से कहा, बॉस, मैडम का नाम हर डॉक्यूमेंट्स में तारा लूथरा है। अभिनव आगे कुछ कहता उससे पहले ही अक्षत का चेहरा डार्क होता दिखाई देने लगा। अक्षत चेहरा देखकर अभिनव की बातें उसके गले में ही अटक गई और वो चुप होकर डरते हुए उसे ही देखने लगा। तभी अक्षत ने उस कंजर को पीछे लेकर उससे अपने बियर्ड को कुजाते हुए सोचते हुए कहा, हम तो तुमने डॉकनेट्स पढ़कर मुझे इन्फॉर्म किया, और वैसे तुमने 2 बार उसका नाम लेकर मुझे उसके पास जाने के लिए बेचैन कर दिया है। इसीलिए अब मुझे तुम्हें मारने का मूड चेंज हो गया। अब जाओ, जाकर गाड़ी रेडी करो, हमें अपनी मिसेज के पास जाना है। अक्षत की बात सुनते ही अभिनव की जान में जान आए। उसे लगा था कि आज उसकी जान चली ही जाएगी। वो फिर 1 सेकंड भी देर ना करते हुए वहां से भागा। अभिनव अक्षत के इतने क्रूअल होने के बाद भी उसके लिए काम इसलिए कर रहा था क्योंकि वो एक अच्छे पोस्ट पर था, जिसका उसे अच्छी खासी सैलरी मिलती थी।
अभिनव के जाते ही अक्षत का चेहरा सख्त हो गया और उसने फिर एक गहरी सांस लेकर अपने जगह से उठकर अपनी भारी आवाज में कहा, हम तारा, मैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरी जीने की वजह बन जाओ, लेकिन तुम्हें तो मेरे रास्ते का कांटा बनना ज्यादा बेहतर लग रहा है, तो ठीक अब तुम अक्षत का पागलपन जुनून देखोगी। अक्षत इतना कहकर उस खंजर को अपने पॉकेट में रखकर केबिन से बाहर चला गया है। थोड़ी देर बाद डीसी कार्यालय, एक बड़ी सी ब्लैक कार आकर डीसी कार्यालय के सामने रुकती है। उस कार के पीछे और 4 कार आकर रुकती है। उन चारों कार में इस वक्त सिर्फ बॉडीगार्ड्स ही थे। ब्लैक कार का डोर ओपन कर उसमें से अक्षत बाहर आकर एकटक उस कार्यालय को देखने लगा। उसके चेहरे में इस वक्त एक मिस्टीरियस स्माइल थी जो शायद ही कोई समझ सकता था। वही उस कार्यालय के आसपास खड़े हुए लोग एकटक अक्षत को देख रहे थे। अक्षत किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा था, लेकिन वो बहुत ही खूंखार बेदिल इंसान था। ये बात पूरी दुनिया ही जानती थी। दूसरी तरफ डीसी केबिन में एक लड़की अपने हेड चेयर में बैठकर कुछ फाइल्स को स्टडी कर रही थी। वो लड़की इस वक्त ऑफिस वियर कॉटन की फॉर्मल साड़ी पहनी हुई थी और उसकी मैचिंग हाई नेक ब्लाउज पहना था और उसकी साड़ी की प्लेट्स बहुत ही नीट थी, जहां कुछ भी मेसी नहीं थी। हाथ में उसने एक छोटी सी ब्लैक कलर बेल्ट की वॉच पहनी हुई थी और आंखों पे एक बड़ा सा स्पेक्ट जो उसके चेहरे पे बड़ा सूट कर रहा था। वो लड़की कोई और नहीं तारा लूथरा थी, जो इस वक्त अपने ऑफिस में काम कर रही थी कि तभी केबिन का डोर नॉक होता है। तो तारा अपना चश्मा ठीक करते हुए एक नज़र डोर के तरफ देखकर अंदर आने को बोलकर फिर से अपना काम करने लगती है। उसे अपने केबिन का डोर ओपन होने की आवाज़ आती है, लेकिन उसने बिना सामने देखे ही कहा, मिस्टर करण बताइए क्या काम है। कुछ समय बीतने के देर बाद भी सामने वाला कोई जवाब ना देता है तो तारा अपना सर ऊपर कर सामने देखती है तो सामने खड़े इंसान को देखते ही तारा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। सामने इस वक्त अक्षत खड़ा था। वो एकटक डोर को टिक कर खड़े होकर बड़े जुनीनायत से तारा को ही देख रहा था। अक्षत ने इस वक्त ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहना हुआ था। शर्ट की ऊपर के 4 बटन्स खुले हुए थे जिससे उसकी ब्रॉड चेस्ट अच्छे से दिखाई दे रही थी। उसकी आंखें इस वक्त तारा की वो लाल रसीली होंठों को देख रही थी। तारा ने सामने खड़े अक्षत को देखकर अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तारा की बात सुनकर अक्षत तिरछी स्माइल करते हुए उसके करीब जाने लगा तो तारा अपने आंखें छोटी कर उसे ही देखने लगी। उसकी आंखों में इस वक्त अक्षत के लिए सिर्फ नफरत दिखाई दे रही थी। वही अक्षत के आंखों में सिर्फ तारा के लिए पागलपन जुनूनियत यही दिखाई दे रही थी। अक्षत ने फिर तारा के बेहद करीब जाते हुए कहा, मैं वक्त बन जाऊँ तू बन जाना, कोई लम्हा मैं तुझ में गुजर जाऊँ तू मुझ में गुजर जाना, मेरी सीने में एक दिल है तू उस दिल की धड़कने की वजह बन जाना। तारा अपने हेड चेयर पे ही बैठी हुई थी। वो एकटक उसके बातें सुनते हुए उसे ही गुस्से से घूर रही थी। वही अक्षत ने उसके करीब जाकर उसकी चेयर के इर्द गिर्द अपने दोनों हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए उसे ही बेहद ठंडे लहजे में कहा, मुझे तुम्हारे जीने की वजह बनना है। मैसेज तारा अक्षत जिंदल। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। उसकी चेहरे में चीड़ साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो गुस्से से उसकी सीने पे अपने दोनों हाथ रखकर उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, स्टे अवे फ्रॉम मी मिस्टर अक्षत जिंदल। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ही देखने लगता है। अक्षत अपने जगह से जरा भी हिला तक नहीं था। वही तारा एकटक उसके सीने पे हाथ रखकर उसे खुद से दूर कर रही थी। अक्षत फिर एक ही झटके में पीछे हटकर उसकी चेयर को घुमा देता है जिससे तारा की चेयर जोर जोर से राउंड राउंड घूमने लगता है तो डर के वजह से उसकी हाथ चेयर पे कस जाती है। वो बस ऐसे ही घूमते हुए अक्षत को देख रही थी कि तभी अक्षत उसकी चेयर पे पैर रखकर उसे घूमने से रोक कर एक ही झटके में तारा को अपने तरफ खींचकर खुद उसे लेकर उस चेयर में बैठ जाता है तो वो चेयर थोड़ा पीछे जाकर दीवार को लग जाती है। अक्षत की हरकतें और उसकी बातों से तारा अपने आंखें खोलकर अक्षत को देखने लगती है। तारा ने फिर से अक्षत से अलग होने की कोशिश करते हुए कहा, मैं तुम्हारी कोई मैसेज नहीं हूं, समझे आप, और मेरी मकसद ही आपकी है। उद्धरण चिन्ह। तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत उसकी कमर पकड़कर कसके दबा देता है तो तारा की मुंह से दर्द की वजह से हल्के से चीख निकल जाती है। तारा ने गुस्से से अक्षत को देखते हुए अपने कमर से उसकी हाथ हटाते हुए कहती है, अक्षत छोड़ो मुझे। छोड़ने की बात ना ही बोलो तो बेहतर है। मिसेज जिंदल। तारा की बात सुनकर अक्षत बेहद ठंडे लहजे में कहता है तो तारा उसे ही देखने लगती है। ऐसा नहीं था कि तारा अक्षत से नहीं डरती है, वो उससे बहुत डरती थी, लेकिन वो अपने डर को बहुत ही अच्छे से छिपाती भी लेती थी। और वो इस वक्त भी उससे डर ही रही थी, लेकिन वो अपने चेहरे पे और अपने एक्शन में शो नहीं कर रही थी। वो अपने डर को अच्छे से काबू में रखी हुई थी। अक्षत तारा को इस तरह देखता देख तिरछी स्माइल करते हुए उसकी कमर में अपनी हाथ की पकड़ को ढीला कर उसकी कमर में अपना हाथ चलाते हुए उसकी गाल को अपने गाल से रब करते हुए बहुत ही सेंसुअली किस करने लगता है जिससे तारा की बॉडी सहने लगती है। अक्षत की टच इस वक्त बहुत ही सेडिक्टिव थी जिससे तारा को मौन करने में मजबूर कर रही थी। तारा अक्षत से अलग होने की कोशिश कर रही थी लेकिन अक्षत ने उसे अपने बाहों में जकड़ कर रख दिया था जिससे तारा के हिलने के लिए भी मुश्किल हो रहा था। वही अक्षत तारा के चेहरे पे अब अपना वेट टांग चलाते हुए बेहद रफली उसे किस कर रहा था जिससे तारा की पकड़ उसकी हाथों में कस रही थी। तारा ने अपनी आंखें कसके बंद कर हकलाते हुए कहा, अक्षत ये मेरा ऑफिस है, ये आप कर क्या रहे हैं। मैं अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ।
तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ऐसे ही किस करते हुए कहता है तो तारा का चेहरा गुस्से से भर जाता है। तारा ने अक्षत के सीने में मारते हुए कहा, मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूं, समझे आप, मैं उस शादी को कभी नहीं मानती, कभी नहीं है। तारा की बात सुनकर अक्षत ने तिरछी स्माइल करते हुए उसकी गाल पे बाइट करते हुए कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होगा तारा, तुम्हारी वजूद अब मुझसे ही बनेगी और अब जो तुम्हारे साथ होगा उसकी वजह भी मैं ही बनूंगा, सिर्फ मैं। अक्षत की लास्ट लाइन सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। तारा को अक्षत की बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। वो अपने आंखें छोटी कर अक्षत को सवालिया नजरों से देखने लगती है तो अक्षत तिरछी स्माइल करते हुए उसकी कमर पे अपनी पकड़ मजबूत कर उसे अपने आप से सटाकर उसकी होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लेता है तो तारा अक्षत से अलग होने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षत के आगे तारा हिल भी नहीं पा रही थी क्योंकि रक्षित उसे बहुत ही कस के पकड़ रखा था। तारा की आंखों से आंसू निकल रहे थे क्योंकि अक्षत उसे बहुत ही बुरी तरह से किस कर रहा था। तारा उसके बाहों में इधर से उधर मचल रही थी। अक्षत एकटक उसे ही देखते हुए किस कर रहा था जो इस वक्त उसके बाहों में दर्द से रो रही थी। अक्षत ने फिर अपने मन में कहा, तुम सिर्फ मेरी जीने की वजह बनोगी तारा, तुम्हें मैं अपनी बर्बादी की वजह कभी नहीं बनने दूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी वजूद ही क्यों ना मिटाना पड़े मैं वो भी मिटा दूंगा, लेकिन कभी तुम्हें अपने रास्ते के रुकावट नहीं बनने दूंगा। अक्षत एकटक उसके आंखों में देखते हुए उसे किस कर रहा था। वही तारा के आंखों से आंसू जर्जर बह रहे थे क्योंकि अक्षत उसके साथ बहुत ही वाइल्ड एंड रफ था। अक्षत के होंठ तारा की कमर को बुरी तरह सहला रही थी और अक्षत के होंठ तारा की होंठों को अब जख्मी भी कर रही थी। अक्षत ने फिर उसकी होंठों को छोड़कर उसके सर को अपने सीने में छुपाकर उसकी पीठ पे बुरी तरह अपने हाथ फेरते हुए एकटक डोर को घूरते हुए अपने मन में कहा, मुझे तुमसे जुड़ी हुई हर एक किस्से की वजह बनना है तारा, तुमने मेरी रास्ते में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अक्षत इतना कहकर एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए तारा के गर्दन में अपना चेहरा छुपा देता है कि तभी एकदम कैबिन का डोर धड़ की आवाज के साथ खुलता है और एक साथ बहुत सारे लोग केबिन में घुसकर उन दोनों की तस्वीर लेने लगते हैं। चट्टू, तारा को अक्षत से बेहिसाब नफरत। अक्षत इतना कहकर एक मिस्टीरियस स्माइल करते हुए तारा के गर्दन में अपना चेहरा छुपा देता है कि तभी एकदम कैबिन का डोर धड़ की आवाज के साथ खुलता है और एक साथ बहुत सारे लोग केबिन में घुसकर उन दोनों की तस्वीर लेने लगते हैं। तारा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो तो नीचे गिरने की डर की वजह से अपने आंखें कसके बंद कर उसके गोद में बैठी हुई थी। उसकी हाथ अक्षत की शर्ट में कस गई थी। वही अक्षत एकटक तारा को ही देख रहा था। वो उसके ऊपर थोड़ा झुककर उसके गाल को अपने नोज से रब करते हुए कहता है, आंडस्को, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हर एक ख्वाहिश की वजह बन जाओ, लेकिन तुम मेरी मंजिल की रुकावट बनती जा रही हो, मिसेज जिंदल। वही तारा किसकी वजह से अपने उखड़ती सांसों को संभाल रही थी। कैमरा की साउंड सुनकर वो हड़बड़ा जाती है तो वो झट से अक्षत के गोद में से उठने लगी तो अक्षत उसे और कसके पकड़कर फिर से बैठाकर उसे देखते हुए कहा, अंडस्को, अरे मिसेज जिंदल, मीडिया वाले हमारे तस्वीर ले रहे हैं, हमें अच्छे से पोज देना है, तुम ऐसे कैसे उठ रही हो? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही गुस्से से देखने लगती है। वो एक जिले की डीसी थी। ऑफिस में इस तरह किसी के बाहों में किस करते पोज करना उसकी कैरेक्टर और उसकी पोस्ट पे काला दाग जैसा था। ऐसे में वो किसी को मुंह दिखाने की लायक बिल्कुल नहीं बचने वाली थी। और अक्षत था कि उसे सामने मीडिया को पोज देने के लिए कह रहा था। इसीलिए वो गुस्से से पूरी ताकत से अक्षत से अलग होकर खड़े होकर सामने देखने लगती है। मीडिया वाले उसकी और अक्षत की फोटो ले रहे थे। और उसमें से एक रिपोर्टर तारा से कहा, अंडस्को, क्या बात है मिसेज जिंदल, देश की प्रतिष्ठित पोस्ट में रहकर आप अपने पति के साथ अपने ही ऑफिस में ही रंगलियां मनाने लग गई है। उस रिपोर्टर की बात सुनकर तारा एक नजर अक्षत को देखती है जो उसे ही तिरछी स्माइल करते हुए देख रहा था। तारा उसे कुछ कहती उससे पहले ही वहां तारा के हायर ऑफिसर ने आकर तारा को घूरते हुए कहा, अंडस्को, ये सब क्या है मिसेज जिंदल, पिछले आधे घंटे से इस केबिन में क्या क्या चल रहा है? वो सारे सोशल मीडिया में लाइव आ रहा है, आप एक ऑफिसर होकर ऐसे हरकतें कैसे कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। उस ऑफिसर की बात सुनकर तारा हैरानी से अक्षत को देखने लगती है तो अक्षत चेयर से उठकर तारा के पास आकर उसके कान में धीरे से उसने कहा, अंडस्को, कहा था ना तुमसे जुड़े हर किस्से का वजह मुझे बनना है, तो लो तुम्हारी बर्बादी की वजह भी मैं ही बन गया। अक्षत की बात सुनकर तारा की तो होश ही उड़ जाती है। उसकी आंखों से आंसू एकटक बिना रुके बहने लगते हैं। वही अक्षत बिना भाव के उसे ही देखने लगता है। डीसी कार्यालय। तारा के केबिन में इस वक्त तहलका मचा हुआ था क्योंकि वहां बहुत सारे मीडिया वाले तारा और उसके सीनियर ऑफिसर को घेर रखा था। वही अक्षत बिना भाव के तारा को देख रहा था जो इस वक्त बहुत घबराई हुई नजर आ रही थी। तारा भी इस वक्त रोते हुए अक्षत को ही देख रही थी। उसे बिल्कुल नहीं लगा था कि उसकी केबिन की लाइव वीडियो वायरल हो रहा था, वो भी आधा घंटे से। अक्षत फिर तारा के और थोड़ा झुककर उससे अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस्को, मुझे देखने के लिए तुम्हारे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, अभी के सिचुएशन सॉल्व करने के बारे में सोचो मिसेज जिंदल। तारा की आंखों से आंसू झरझर बह रहे थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि अक्षत उसके साथ ऐसा कुछ भी करेगा। तारा ने रोते हुए ही अपने दांत पीसते हुए उससे कहा, अंडस्को, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? उद्धरण चिन्ह। मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता वाइफी, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ।
तुम ये सब निपटा कर आ जाओ, वैसे भी अब तो ये लोग तुम्हारी सरकारी गाड़ी भी छीन लेंगे, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बीवी पैदल ही मेरे घर आए। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे बेहद ठंडे लहजे में कहता है तो तारा उसे ही देखने लगती है। तारा को इस वक्त अक्षत के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा आ रही थी। अक्षत फिर वहां से बाहर जाने लगता है कि तभी उसे एक औरत की आवाज सुनाई देती है, तो वो मुड़कर उसे देखने लगता है। उस औरत ने तारा को देखते हुए कहा, अंडस को अगर तुझे अपने पति के साथ ये सब करना है तो जाकर अपने घर में करती, काम की जगह में बैठकर लोगों की काम करना छोड़ के ये सब करने में तुम्हें शर्म नहीं आती? पता नहीं कौन सी बेवकूफ ने तुम्हें इस कुर्सी में बैठा दिया। तारा ये सब चुपचाप सुन रही थी। वो अंदर से किस हद तक टूट रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। उसकी अंदर की दिल अब तक 1000 टुकड़ों में टूट गया था। वो औरत ऐसे ही अनप शनाप बोलते हुए वही ग्लास की टेबल पे रखे हुए स्याही की बोतल लेकर तारा के पास जाते हुए बोली, अंडस को तुम जैसे बेशर्म ऑफिसर हमारे समाज के लिए कलंक है, कलंक। वो औरत इतना बोलकर उसके ऊपर स्याही डालती उससे पहले ही उसके सामने अक्षत अपने पीठ कर खड़े हो जाता है, तो सारा स्याही उसकी पीठ के पीछे गिर जाती है। वही तारा एकटक अक्षत की आंखों में देखने लगती है। उसकी तो अब आंसू ही सूख गए थे। वही अक्षत अपने आंखें कस के बंद कर गुस्से से अपने दांत भींच रहा था। वही एक कोने में खड़े हुए अभिनव ने अक्षत का हालत देखकर अपने मन में कहा, अंडस को आज तो इस औरत का आखिरी दिन है। अभिनव फिर अक्षत को डरते हुए देखने लगता है। वही तारा का सीनियर ऑफिसर ने तारा की तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए कहा, अंडस को मिसेज जिंदल आपको सरकार से सस्पेंड किया है, तो अब आप ये से जा सकती है। उस ऑफिसर की बात सुनकर तारा एकटक अक्षत को देखने लगती है, जो बिना भाव के उसे ही देख रहा था। तारा उन पेपर्स को लेकर अक्षत को साइड में कर केबिन से बाहर चली जाती है। वही अक्षत एक नज़र उस औरत को देखता है जो जाते हुए तारा को देख रही थी। अक्षत फिर अभिनव को देख कुछ इशारा कर वहां से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तब उसे तारा आसपास कहीं नहीं नजर नहीं आती है। अक्षत ने फ्रस्ट्रेट होकर अपने बालों पे हाथ फेरते हुए दांत पीसते हुए कहा, अंडस को ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? आह है। अक्षत इतना कहते कहते एक जोरदार किक अपने कार की टायर को मारकर कार का डोर खोलकर कार में बैठ जाता है। वहीं दूसरी तरफ तारा रोते हुए बिना रुके बस सड़क पर आगे बढ़ रही थी। उसकी हाथ की पकड़ उस सस्पेंड लेटर में कसती जा रही थी। उसके आंखों से आंसू लगातार बह रही थी। और उसके कान में मीडिया वाले उस औरत की और अक्षत की बातें ही गूंज रही थी। वो बस रोते हुए ऐसे ही चले जा रही थी। वो अब तक एक सुना सुना रास्ते में आ चुकी थी, लेकिन उसे इसकी कोई खबर ही नहीं थी। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। अचानक से वहां बारिश होने लगती है, तो तारा अपने जगह में ही रुक जाती है। वो अपना चेहरा ऊपर उठाकर आसमान को देखने लगती है, जो जोर जोर से आवाज कर बरस रहा था। लेकिन तारा के दिल में जो आग आज लगी थी वो उस बारिश की बूंदों से भी बुझ नहीं रही थी। वो फिर एकदम से नीचे बैठकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसकी वो दर्द भरी आवाज बारिश की शोर में दब रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज उसकी वजूद पूरी दुनिया के सामने अक्षत ने दबाया दिया था। तारा ने फिर जोर जोर से रोते हुए कहा, अंडस को क्यों 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 तुम मेरी बर्बादी की वजह बन जाना चाहते थे? क्यों अक्षत, क्यों मेरा पूरा करियर बर्बाद कर मुझे मिटा ही दिया है तुमने? सालों तक मेहनत कर अपनी सपने को पूरा किया था, लेकिन तुमने सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे में ही मेरी सालों भर की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। उद्धरण चिन्ह। तारा यही कहते हुए रोने लगी थी है कि तभी उसे अपने कंधे पे किसी की हाथ महसूस हुई, तो वो रोते हुए अपना सर उठाकर पीछे देखती है, तो उसका चेहरा और गुस्से से भर जाता है, क्योंकि उसके सामने इस वक्त अक्षत खड़ा था। तारा झट से उसका हाथ झटक कर खड़े होकर अक्षत को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती, उससे पहले ही अक्षत ने उसका हाथ पकड़कर उसे घुमाकर उसकी हाथ को उसकी पीठ को लगाकर उसे अपने तरफ खींच के उसकी पीठ को अपने सीने से लगाकर उसकी गर्दन में अपने चेहरा घुसाते हुए कहा, अंडस को ऐसी गलती दोबारा की ना, मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम उसके बारे में सोच भी नहीं सकती। अक्षत के ऐसे करने से तारा के हाथ में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन आज उसके दिल में जो दर्द हो रहा था ये उसके सामने कुछ भी नहीं था। वही अक्षत तारा की गर्दन में अपना चेहरा घुसाकर अपने नाक से रब कर रहा था। तारा के आंसू तो उस बारिश में ही कहीं खोती जा रही थी। तारा फिर उसे खुद से दूर कर उसकी तरफ मुड़कर उसके कॉलर को कस के पकड़कर उसे देखते हुए कहा, अंडस को क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? बस एक फैक्ट्री के वजह से तुमने मेरी करियर बर्बाद कर दिया। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत एकटक उसे ही देखने लगता है। वो फिर जैसे ही उसके गाल पे हाथ रखता, उससे पहले ही तारा उससे दूर हटकर नीचे बैठ के चिल्लाते हुए बोली, अंडस को तुमने मेरी वजूद को मिटा दिया। अक्षत, ऐसा कर तुमने मुझे ही मिटा दिया है। तारा अब जोर जोर से चिल्लाते हुए रोने लगती है। तो अक्षत भी अपने घुटनों की बल उसके सामने बैठकर उसकी चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे देखते हुए कहा, अंडस को ये करना जरूरी था, वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। अक्षत के चेहरे में कोई भाव नहीं था। तारा उसकी हाथों से अपना चेहरा छुड़वाकर दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोली, अंडस को जरूरी, मैं सिर्फ सबकी जरूरत बनती जा रही हूँ, मेरी किसी को पड़ी ही नहीं है। तारा की ये बात सुनकर अक्षत अपने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेकर फिर अपने आंखें खोलकर उसे देखते हुए कहा, अंडस को अगर तुम्हारा हो गया हो तो चले, माय वाइल्ड वाइफी। उद्धरण चिन्ह।
अक्षत की बात सुनकर तारा आसपास देखने लगती है। वो जगह ही पूरा सुनसुना लग रहा था। तारा ने फिर अक्षत को देखकर अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को आई हेट यू अक्षत। तारा की ये बात सुनकर अक्षत जोर जोर से हंसने लगता है तो तारा उसे ही नफरत भरी नज़रों से देखने लगती है। तो अक्षत एक ही झटके में उसे अपने करीब खींचकर उसकी चेहरे पे अजीब तरह से हाथ फेरते हुए कहा, अंडस को नफरत हो या मोहब्बत, तुम्हारी हर एक किस्से की वजह सिर्फ मुझे ही बनना है, माई वाइल्ड कैट। अक्षत तारा के सामने इस वक्त साइको की तरह लग रहा था, जहाँ उसे तारा का दर्द बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। वजह वजह वजह, क्यों ये वजह बनना है तुम्हें, क्यों, आखिर मेरी ही क्यों वजह बननी है, मुझे प्लीज शांति से अपनी जिंदगी जीने दो अक्षत। अक्षत की बात सुनकर तारा उस पे चिल्लाते हुए कहती है तो अक्षत तिरछी स्माइल करते हुए उसकी होंठों को देखता है, जहां बारिश की कुछ बूंदें ठहरती तो कुछ फिसल रहे थे। अक्षत ने फिर उसकी नीली आंखों में देख उसकी ओर झुकते हुए कहता है, अंडस को मुझे तुम्हारे जीने की भी वजह बननी है, माई वाइल्ड कैट। अक्षत की बात सुनकर तारा गुस्से से अपने आंखें कसके बंद कर एक गहरी सांस लेकर जैसे ही अपने आंखें खोलकर अक्षत को देखकर कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत उसे अपने आप से सटाकर उसकी होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में लेकर चूसने लगता है। वही राखी उससे छुटने की कोशिश करने लगती है, लेकिन अक्षत की पकड़ उस पर बहुत ही मजबूत थी। वो चाह कर भी उससे अलग नहीं हो पा रही थी। बहुत देर कोशिश करने के बाद भी अक्षत उसे नहीं छोड़ता तो तारा खुद को उसकी बाहों में ढीला छोड़ देती है, क्योंकि उसमें अब कोई ताकत ही नहीं बची थी कि वो और अक्षत से लड़ सके। वही अक्षत एकटक उसे देखते हुए किस कर रहा था। तारा को शांत देखकर अक्षत तिरछी स्माइल करते हुए अपने आंखें बंद कर उसे और अपने करीब कर किस करने लगता है। तारा बस बिना पलके झपकाए अक्षत को देख रही थी। बारिश अभी भी हो रही थी, दोनों भी भीग चुके थे। किसी एक का दर्द गहरा होता जा रहा था तो किसी एक का प्यारा अपनी गहराई को एहसास करा रहा था। अक्षत फिर अपने आंखें खोलकर तारा को देखने लगता है, जो उसके बाहों में बस बेजान सी बैठी हुई थी। वो सांस जरूर ले रही थी, लेकिन उसके चेहरे में कोई इमोशन नहीं दिख रही थी। अक्षत ने फिर उसकी गालों पे बारी बारी से चूमते हुए कहा, अंडरस्को क्लोज योर आइज एंड फील माई किस माई वाइल्ड कैट। अक्षत की बात सुनकर भी तारा कुछ भी रिएक्ट नहीं करती है तो अक्षत ही खुद उसकी आंखें बंद कर उसकी आंखों पे किस करने लगता है तो तारा की आंखों से आंसू बहकर उस बारिश की पानी में घुल जाते हैं। अक्षत फिर उसे अपने गोद में उठाकर अपने कार के पास जाने लगता है। तारा उसे ही देख रही थी। उसकी जिंदगी की सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड इंसान उसका पति ही था। तारा ने फिर उसे देखते हुए कहा, अंडस को आखिर मेरी बर्बादी की कब तक वजह बनना है अक्षत। आपको लो कर दिया अपने आप को आपके हवाले, बन जाओ मेरी हर किस्से की वजह। तारा की बात सुनकर अक्षत के कदम अपने जगह में ही रुक जाते हैं और वो एक टक उसे ही देखने लगता है, जिसमें अब कोई भाव ही नहीं बची थी, लेकिन आंखों में बेहिसाब सा दर्द छुपा हुआ था। अक्षत ने फिर तारा को कार के पीछे के सीट में लिटाकर खुद उसके ऊपर आते हुए बेहद जुनूनियत से कहा, अंडस को तुम्हारी हर किस्से की वजह बनना है, मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है वाइफी। तारा उसके नीचे सिर्फ एक बेजान सी पड़ी हुई थी। उसकी बात सुनकर वो दर्द भरी हंसी हंसते हुए बोली, अंडस को मैं तो भूल ही गई थी, मिस्टर जिंदल को किसी की सुनने की आदत ही कहा है, उन्हें तो वही बनना होता है जो वो बनना चाहते हैं, राइट मिस्टर जिंदल। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ही घूरने लगता है। वो फिर उसकी दोनों हाथ अपने हाथों में उलझाकर उसके ऊपर झुककर उसे किस करने लगता है तो तारा अपने आंखें कसके बंद कर लेती है। वो किस हद तक इस वक्त अक्षत से नफरत कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। CH3 अक्षत का तारा को बेहिसाब दर्द देना। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ही घूरने लगता है। वो फिर उसकी दोनों हाथ अपने हाथों में उलझाकर उसके ऊपर झुककर उसे किस करने लगता है। तो तारा अपने आंखें कसके बंद कर लेती है। वो किस हद तक इस वक्त अक्षत से नफरत कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। अक्षत इस वक्त उसके साथ बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। वो उसे किस कम बाइट ज्यादा कर रहा था, जिससे तारा की मुंह से हल्के से दर्द की चीख भी निकल रही थी, लेकिन वो उसे जरा भी रोक नहीं रही थी, क्योंकि जो दर्द उसे आज पूरी दुनिया वालों के सामने अक्षत के कारण मिला था, उस दर्द के सामने ये कुछ भी नहीं था। तारा फिर अपने आंखें खोलकर अक्षत को देखती है, जो उसे ही देखते हुए किस कर रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त इतनी गहराई थी कि तारा कुछ पल के लिए उसके आंखों में गहराई में खुद को डूबता हुआ महसूस करती है। ना जाने उसमें कितने राज होंगे, लेकिन समझ किसी को नहीं आने वाला था। ना उसकी चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन थी और ना ही उसकी आंखों में कोई जान थी। अक्षत की बेजान वाली एक्सप्रेशन उसे कभी समझ आने वाली ही नहीं थी, या यूं कहे कि वो समझना ही नहीं चाहती थी। तारा फिर उससे नजरें फेर लेती है तो अक्षत उसका चेहरा पकड़कर अपने तरफ कर उसे घूरते हुए उसकी होंठों को बुरी तरह चूसने लगता है। तो तारा बस रोते हुए उसे देखने लगती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अक्षत उससे चाहता क्या है। वही अक्षत जो गलती करने वाले के लिए किसी राक्षस से कम नहीं था, वह तारा को किस करने के जरिए से उसे उसकी फैक्ट्री सीज कराने की सजा दे रहा था, क्योंकि उसकी जगह कोई और होता तो वह उसे सीधा यमलोक की यात्रा करवाता, लेकिन ये उसकी खुद की पत्नी थी, इसलिए इसके लिए प्यार वाली सजा जो उसे बेहिसाब दर्द दे रही थी।
अक्षत तारा की काली आंखों में देखते हुए तारा की होंठों को बुरी तरह चूस रहा था। उसकी आंखों में उसे अपने लिए नफरत, घिन और एक बेहिसाब सा दर्द दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके दिल में एक सुकून था, क्योंकि वह खुद उसकी सारी दर्द, नफरत, सबकी वजह वो आज खुद बन गया था। अक्षत फिर तारा की होंठों को छोड़कर उसे देखने लगता है। अब तक तारा की होंठ सूज गए थे और वहाँ हल्के से खून भी आ रही थी। अक्षत तिरछी स्माइल करते हुए उसके ऊपर हल्के से झुककर अपने वेट टांग से उसकी होंठों को लीक करते हुए उसे देखने लगता है। तारा इस वक्त उसकी नीचे एक बेजान सी चीज की तरह पड़ी हुई थी, जैसे कि अक्षत एक शिकारी है और तारा उसकी शिकार बन गई हो। अक्षत ने फिर उसकी आंसू पोंछते हुए उससे कहा, अंडस्को अब घर चले, घर वाले तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। दुनिया वालों का तो तुमने सुन लिया है, तो अब बारी घर वालों की। आर यू रेडी माई वाइल्ड कैट? अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है, जो तिरछी स्माइल करते हुए उसकी होंठों को सहलाते हुए उसे ही देख रहा था। तारा ने फिर अक्षत से कहा, अंडस्को तुम मुझसे आखिर चाहते क्या हो अक्षत? तारा की बात सुन अक्षत उसे ही बिना भाव के देखने लगता है। फिर अक्षत ने वैसे ही तिरछी स्माइल करते हुए कहा, अंडस्को तुम एक डिस्ट्रिक्ट की डीसी हो। उफ्स माय मिस्टेक, तुम डीसी हो नहीं डीसी थी। तारा एक टक अक्षत को ही देख रही थी। उसकी ये बात उसे पूरी तरह अंदर से जख्मी बना रही थी। लेकिन वो भी कमजोर नहीं थी, वो एक ढीठ बनकर उसकी बातें सुन रही थी। अक्षत फिर उसके चेहरे के ऊपर झुककर उसकी आंखों में देखते हुए अपनी बात पूरी करते हुए कहा, अंडस्को तो तुम मेरी आंखें आसानी से पढ़ ही सकती हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं आखिर क्या चाहता हूँ तुमसे। अक्षत की बात सुनकर तारा ने एक दर्द भरी हंसी हंसते हुए उसकी गहरी आंखों में देख तंज कसते हुए कहा, अंडस्को काश मैं इन आंखों की गहराई को पढ़ पाती अक्षत, तो मुझे आज इतनी जिल्लतें सहनी नहीं पड़ती। और हाँ, मैं पढ़कर डीसी जरूर बन गई थी, लेकिन उस पढ़ाई में इतनी औकात नहीं थी कि वो मुझे समझाए कि खुदगर्ज लोगों की परख कैसे करे। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत की एक्सप्रेशन सख्त हो जाती है। वो एक टक गुस्से से उसे देखने लगता है, तो तारा भी उसे ही घीन भरी नजरों से देखने लगती है। अक्षत ने फिर उसे देखकर अपनी बेहद ठंडे लहजे में कहा, अंडस्को इस खुदगर्जी की वजह तुम ही बन गई हो तारा। जिस दिन मेरी आंखों की गहराई को तुम समझोगी, उसी दिन तुम्हारी हर एक सवाल की जवाब मिलेगा तुम्हें कि क्यों मैं ऐसा हूं, क्यों मैं तुम्हारी हर खुशी दर्द का हर चीज का वजह बनना चाहता हूं। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है, तो अक्षत उससे अलग होकर उसके बाजू को कसके पकड़कर उसे उठाकर बैठा देता है। फिर उसने तारा को घूरते हुए अपनी सख्त आवाज में कहा, अंडस्को आज रात हम मलेशिया जा रहे हैं, तुम रेडी रहना, मुझे नहीं आना कहीं भी। अक्षत की बात सुनकर तारा अपने दांत पीसते हुए कहती है, तो अक्षत ने उसके चेहरे को कसके पकड़कर अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ वाइल्ड कैट। अक्षत के ऐसे पकड़ने से तारा को बहुत दर्द हो रहा था। तारा खुद को अक्षत से अपना चेहरा छुड़वाते हुए उसे देखने लगती है, तो अक्षत ने उसके चेहरे को ऐसे ही पकड़कर अपनी करीब कर उसके आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को मुझे मेरी सवाल पे सवाल नहीं सिर्फ जवाब चाहिए वाइफी। अक्षत इतना कहकर तारा का चेहरा एक झटके में छोड़कर कार से बाहर जाकर फिर ड्राइविंग सीट पे बैठ जाता है। वही तारा रोते हुए खुद को संभालने लगती है। अक्षत एक टक मिरर में उसे ही देख रहा था। फिर उसने अपने आंखें कसके बंद कर अपने माथे पे हाथ रखकर रब करते हुए अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडस्को तुम्हें क्या मैं ड्राइवर नजर आता हूँ, आगे आकर बैठो। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही गुस्से से घूरने लगती है। फिर वो कार से नीचे उतरकर पैसेंजर सीट पे आकर बैठ जाती है। उसे अब अक्षत से बहस ही नहीं करना था, क्योंकि वो उसके सामने किसी साइको से कम नहीं था। वही अक्षत तारा के बैठते ही कार स्टार्ट कर देता है। तारा चुपचाप बैठकर बाहर देख रही थी। वही अक्षत की नज़र बार बार उसे ही देख रही थी। थोड़ी देर बाद जिंदल विला, अक्षत की कार आकर विला के सामने रुकती है। अक्षत की नज़र अभी भी तारा पर ही टिकी हुई थी, जो कार रोकने से अपना सीट बेल्ट निकाल रही थी। तारा फिर बिना अक्षत को देखे कार से उतरकर विला के अंदर जाने लगती है। अक्षत भी कार से नीचे उतरकर एक सिगरेट जलाकर उसकी कश लेते हुए एक टक तारा को देखने लगता है, जो अंदर जा रही थी। विला में इस वक्त अक्षत की पूरी फैमिली थी, और जो इस वक्त टीवी पे आ रही तारा की न्यूज देख रही थी। उनमें से कुछ लोगों के चेहरे गुस्से से भरा हुआ था, तो कुछ तारा के लिए बुरा फील कर रहे थे। तारा अंदर आकर उन सबको देखती है और फिर टीवी में आ रहे न्यूज को, टीवी में जो वीडियो दिख रहा था उसमें ज्यादातर एडिट किया गया था। मतलब देखने वालों को यही लग रहा था कि वो खुद ही अक्षत को सेड्यूस कर रही है। तारा फिर एक गहरी सांस लेकर किसी से बिना कुछ कहे अपने कमरे में जाने लगी, तो उसे किसी की नफरत भरी बातें सुनाई देती है, तो वो मुड़कर उन्हें देखने लगती है। ओह, तो इस घर की महारानी आ गई, वो भी दुनिया वालों के सामने। जिंदल परिवार की इज्जत उजाड़कर तारा को अंदर जाता देख अक्षत की बड़ी मां देविका ने तारा के करीब जाते हुए कहा। देविका की बात सुनकर देविका की बेटी प्रीति ने तारा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंडस्को लगता है लोगों ने इसे अच्छे से जवाब देकर जॉब से निकालकर बाहर फेंका होगा, इसीलिए इसकी कपड़े इतनी मिट्टी से सने हुए हैं। बारिश में भीगने से और जमीन पे बैठकर रोने के वजह से तारा के कपड़े पूरे गीले हो गए थे और गंदे भी हो गए थे।
तारा फिर एक नज़र देविका के पीछे खड़े हुए अक्षत की मां चारू को देखती है, जो उसे ही तरस भरी नज़रों से देख रही थी। चारू की बगल में ही अक्षत की बहन आरुषि भी खड़ी थी, उसकी चेहरे के भाव भी इस वक्त अपनी मां चारू जैसे ही थे। तारा फिर उनसे नज़रें हटाकर अपने पापा विकास लूथरा को देखती है, जो उसे बेफिक्री से देख रहे थे, जैसे उन्हें इन सबसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। तारा फिर एक दर्द भरी स्माइल करते हुए देविका और उसकी बेटी प्रीति के बातें इग्नोर कर वापस अपने कमरे में जाने लगी, तो उसे देविका ने फिर से रोकते हुए कहा, अंडस्को, ये लड़की, जिस तरह तुमने दुनिया के सामने अपना मुंह काला कर आए हो, उसका पहले जवाब देकर जाओ। देविका की बात सुनकर तारा की हाथों की मुट्ठी बन जाती है। तारा मुड़कर उनके पास जाकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए उनसे कहा, अंडस्को, मैं किसी गैर मर्द के साथ रात बिताकर अपना मुंह काला कर नहीं आई हूँ, समझे आप? मैं जिसके साथ थी वो मेरा पति है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम से ऐसे बात करने की? तारा की बात सुनकर प्रीति उस पे गुस्से से चिल्लाते हुए उसके ऊपर हाथ उठाती, उससे पहले ही तारा उसकी हाथ पकड़कर मरोड़कर उसकी पीठ को लगाते हुए तारा ने गुस्से से कहा, अंडस्को, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारी मां की हुई थी। उद्धरण चिन्ह। तारा के ऐसे करने से प्रीति दर्द से खुद को छुड़वाते हुए चिल्लाने लगी, तो देविका तारा को पकड़ने आए तो तारा ने उन्हें गुस्से से देखते हुए कहा, अंडस्को, मुझे मासूम और लाचार समझने की बिल्कुल गलती मत करिए। बड़ी माँ, मैं जितना सुनती हूँ उतना सुनाने की भी हिम्मत रखती हूँ। तारा का चेहरा इस वक्त पूरा गुस्से से भरा हुआ था। देविका का भी अब उसके साथ बात करने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन प्रीति अभी भी दर्द से तड़प रही थी। ही चारू और आरुषि बस प्रीति को देख रहे थे। वो ना उसे तारा से छुड़वाने जा रहे थे और ना ही तारा को कुछ कह रहे थे। ये क्या बेहुदा हरकत है, तारा? तारा अभी भी गुस्से से प्रीति और देविका को देख रही थी कि तभी उसे किसी की सख्त आवाज़ सुनाई देती है, तो वो मुड़कर देखती है। सामने इस वक्त अक्षत के पापा अजय जिंदल दरवाजे के पास खड़े होकर उसे गुस्से से देखते हुए कह रहे थे, और उनके पीछे ही अक्षत के बड़े पापा अनिल जिंदल भी खड़े थे, जिनकी नज़र सिर्फ अपनी बेटी प्रीति पे थी, जो दर्द से तड़प रही थी। अजय को देख तारा ने प्रीति की हाथ एक झटके में छोड़कर उन्हें देखते हुए गुस्से से कहा, अंडस्को, ये इसकी बेहुदा सवाल की बेहुदा जवाब है पापा जी। तारा की बात सुनकर अजय अपने दांत पीसते हुए उसके करीब आते हुए कहते हैं, अंडस्को, लेकिन बेहुदा हरकत तुम ही करके आए हो, तो सवाल भी उसी लहजे में होगा ना? अजय की बात सुनकर तारा तिरछी स्माइल करते हुए उनके करीब जाकर उनकी आंखों में देखते हुए कहा, अंडस्को, बेहुदा हरकत? हम बेहुदा हरकत? पता है पापा जी, हमारे समाज की ना यही बातें मुझे समझ नहीं आती है। अगर कोई लड़का किसी के साथ रात बिताकर मुंह काला कर घर आ जाए, उस पे कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन उसकी जगह में कोई लड़की हो, चाहे वो अपने पति के साथ ही वो सब करके आ जाए, तो वो हो गई बड़ी शिद्दत से बेहुदा हरकत। तारा ने फिर अपने बात को बीच में रोककर देविका को गुस्से से देख अपने बात को पूरी करते हुए अजय से कहा, अंडस्को, मुंह काला कर घर आना, राइट पापा जी? उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अजय ने गुस्से से उसे देख कहा, अंडस्को, ए लड़की, जिंदल परिवार की दुनिया के सामने एक अलग ही इज्जत है। लोग हमारी परिवार की संस्कारों संस्कार। अजय आगे कुछ कहता उससे पहले ही तारा उन्हें रोकते हुए कहती है, तो सब उसे ही देखने लगते हैं। तारा ने फिर अपने दांत पीसते हुए उनसे कहा, अंडस्को, आप संस्कार की बात कर रहे पापा जी? कहाँ है इस घर की संस्कार? जब कल आपका बेटा मुझसे जबरदस्ती शादी कर रहा था, तब उसके पास मुझे कोई संस्कार नहीं दिखी, और जब शादी हो रही थी तब शादी रोकने की संस्कार आपकी परिवार की किसी भी सदस्य में मुझे क्यों नहीं दिखी? जब प्रीति मुझसे बदतमीजी से बात कर रही थी तब मुझे उसमें बड़ों से बात करने की कोई संस्कार नहीं दिखी, और उसकी माँ उसे रोकने के बजाय मुझे ताने मार रही थी, उनमें भी तो संस्कार नहीं थी। और आप सब कुछ जानकर भी अनजान बनकर मुझे सुनाने आ गए, तो आपकी संस्कार कहाँ गए पाप जी? उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अजय गुस्से से चिल्लाते हुए उस पे हाथ उठाते उससे पहले ही उनकी हाथ को कोई रोक लेता है, तो सब उसे ही देखने लगते हैं। किसने रोका अजय के होंठ को? तारा और अक्षत की शादी कैसे हुई थी? क्योंकि अक्षत ने तारा से जबरदस्ती शादी की। अक्षत ने तारा को पूरी दुनिया के सामने जलील क्यों किया? क्यों विकास लूथरा को अपनी बेटी की दर्द से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था? CH4, तुम दूर रहो मुझसे तारा। तारा की बात सुनकर अजय गुस्से से चिल्लाते हुए उस पे हाथ उठाते उससे पहले ही उनकी हाथ को कोई रोक लेता है, तो सब उसे ही देखने लगते हैं। सामने कोई और नहीं बल्कि अक्षत खड़ा था। उसने ही अपने पापा अजय के होंठ को पकड़कर तारा को उन्हें थप्पड़ मारने से रोका था। और इस वक्त तारा को एक नफरत सी हो रही थी अक्षत से, क्योंकि आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था उन सब की वजह अक्षत ही तो था। अजय एक टक अक्षत को गुस्से से घूरते हुए उन्होंने कहा, अंडस्को, अपनी बीवी को कहो अपनी हद में रहे, वरना क्या मिस्टर अजय जिंदल? अजय अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही अक्षत उनकी बात को बीच में ही रोककर उन्हीं के ही लहजे में जवाब देता है, तो अजय अपनी दांत पीसते हुए चारू को देखता है, जो एकटक उन बाप बेटे को ही देख रही थी। अक्षत फिर अजय के सामने चुटकी बजाकर उन्हें अपने तरफ देखने का इशारा करता है, तो अजय गुस्से उसे देखते हुए अपने हाथ छुड़वाने लगते हैं, क्योंकि अक्षत की पकड़ उनकी हाथ में मजबूत हो रही थी।
अजय फिर तारा को देखते हैं जो बस अक्षत को घूर रही थी। अजय उसे कुछ कहता उससे पहले ही तारा ने अक्षत के पास जाकर उस पे चिल्लाते हुए कहा, अंडस को ये सब तुम्हारे वजह से ही तो हो रहा है। तुम यही चाहते थे ना कि तुम मेरी हर दर्द की हर जिल्लत की सबकी वजह बन जाओ, तो अब बन गए हो तो खुश हो जाओ। फिर ये नाटक आह। तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत ने उसकी चेहरे को कसके पकड़कर उसे दबाते हुए अपने सख्त आवाज में कहा, अंडस को चिल्लावो मत वाइफी। और एक बात अपनी कान खोल कर सुन लो, जब मैं बात कर रहा होता हूं ना तब मुझे बीच में किसी की भी दखल अंदाजी करना पसंद नहीं है। अगर अगली बार बीच में आकर बात की तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर बैठूंगा तुम सोच भी नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। अक्षत के एक हाथ अजय को कसके पकड़ रखा था तो दूसरा हाथ तारा की चेहरे को। दोनों भी इस वक्त अक्षत से छुटने की कोशिश कर रहे थे लेकिन छूट नहीं पा रहे थे। तारा की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। वो रोते हुए एक नज़र अपने बाप को देखती है जो बेफिक्री से उसे ही देख रहा था। अक्षत की नज़र सिर्फ तारा पर थी। वही अजय का हाथ छुड़ाने अनिल आगे आया तो अक्षत ने तारा की बड़ी बड़ी आंखों में देखते हुए बेहद ठंडे लहजे में अनिल से कहा, अंडस को मैंने कहा ना कोई बीच में नहीं आएगा, मतलब कोई भी नहीं। तारा तो कब से सहम गई थी। वो बस रोते हुए उससे छुटने की कोशिश कर रही थी। अक्षत फिर उसका चेहरा छोड़कर उसे जोर से अपने सीने से लगाकर अजय को देखता है जो अभी भी गुस्से से उसे देखते हुए अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। अक्षत ने फिर एक तिरछी स्माइल करते हुए उसका हाथ छोड़कर जोर जोर से हंसते हुए कहा, अंडस को मेरी पकड़ में आने की कोशिश मत करिए मिस्टर जिंदल। एक बार मैंने अपनी पकड़ बना ली तो मैं उनकी मरने की वजह बन जाऊंगा, सो बी केयरफुल। अक्षत फिर तारा को देखता है जो उसकी बाहों में ही बीगी बिल्ली की तरह खड़ी हुई थी लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अक्षत फिर उससे अपनी नजरें हटाकर प्रीति और देविका को देखता है जो डरते हुए उसे ही देख रहे थे। अक्षत फिर तिरछी स्माइल करते हुए प्रीति को देखकर देविका के पास जाता है। वही देविका प्रीति को देखती है जो अक्षत से डरकर उसके पीछे चुप रही थी। वही अक्षत जो अभी भी तारा को अपने बाहों में झकड़ कर खड़ा था वो तारा के माथे पे हल्के से चूमकर उससे अलग होते हुए कहा, अंडस को 1 मिनट वाइफी। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। उसे उसका पति बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जो हरकत उसकी वो देख रही थी वो कोई पागल भी नहीं करता होगा। अक्षत की हर वक्त अलग अलग रूप उसे दिखाई दे रही थी। अक्षत ने उन दोनों के पास आकर देविका को देखते हुए कहा, अंडस को आप अभी के अभी अपने बेटी को एक जोरदार थप्पड़ मारो। अक्षत की बात सुनकर सब उसे ही हैरानी से देखने लगते हैं। तारा भी उसे ही देखने लगती है। ये क्या बोल रहे हो तुम? भूलो मत वो तुम्हारी बहन है। अक्षत की बात सुनकर अनिल उसके पास आकर गुस्से से कहते हैं तो अक्षत उन्हें ही देखने लगता है। फिर वो प्रीति को गुस्से से घूरते हुए चिल्लाकर कहता है, अंडस को आरुषि। उद्धरण चिन्ह। आरुषि जो चारू के पास खड़ी थी वो अक्षत के चिल्लाने से डरते हुए उसके पास जाते हुए बोली, अंडस को भाई। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षत मुड़कर आरुषि को देखता है जो डरते हुए उसके पास ही आ रही थी। अक्षत फिर खुद ही उसके करीब जाकर उसकी बालों पे हाथ फेरकर अपने सख्त आवाज में अनिल से कहा, अंडस को मेरी सिर्फ एक ही बहन है मिस्टर अनिल जिंदल, सिर्फ एक ही है, वो है आरुषि जिंदल, अक्षत जिंदल की इकलौती बहन। यू गेट माई पॉइंट। वही प्रीति डरते हुए देविका के पीछे चुप रही थी। उसे डर लग रहा था अगर उसने तारा पे हाथ उठाने की कोशिश ना करती तो उसे इस तरह अक्षत से डरना नहीं पड़ता। वही आरुषि एकटक अक्षत को देख रही थी जिसके चेहरे में कोई भाव नहीं थी लेकिन फिर भी उसका ऑरा बिल्कुल नॉर्मल नहीं थी। अक्षत ने फिर आरुषि को कहा, अंडस को माँ और भाभी को रूम में ले जाओ। अंडस को अक्षत की बात सुनकर आरुषि अपना सर हाँ में हिलाकर तारा के पास जाती है। तारा तो चुपचाप बेजान सी खड़ी थी। आरुषि फिर चारू और तारा को अपने साथ लेकर ऊपर कमरे में जाने लगती है। वही अक्षत ने देविका के पास जाकर उन्हें देखते हुए कहा, अंडस को अतीत के पन्ने अगर बंद ही रहना चाहती हो तो अपनी बेटी को थप्पड़ मारो वरना बर्बाद होने को तैयार रहना। मिसेज देविका अनिल जिंदल। अक्षत की बात सुनकर देविका के माथे पे पसीना आने लगती है। वो बिना देरी किए प्रीति को अपने सामने करती है जो उसके पीछे चुप गई थी। वही आरुषि चारू और तारा को अभी ऊपर रूम में ले जा ही रही थी कि तभी उन्हें जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनाई देती है तो तीनों अपने जगह में ही रुक जाते हैं। वो जैसे ही मुड़ते उससे पहले ही उन तीनों को ही अक्षत की आवाज सुनाई देती है, तीनों में से कोई नहीं मुड़ेगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर आरुषि चारू और तारा को ऊपर लेकर जाती है। वही अजय और अनिल गुस्से से अक्षत को गुस्से से घूर रहे थे जो एक टक तिरछी स्माइल करते हुए देविका और प्रीति को देख रहा था। देविका इस वक्त लगातार प्रीति को बिना रुके थप्पड़ मार रही थी जिससे प्रीति जोर जोर से रो रही थी। स्टॉप इट। अक्षत उन दोनों के पास जाते हुए कहता है तो देविका रोते हुए प्रीति को देखती है जो रोते हुए अब नीचे बैठ गई थी। उसकी दोनों गाल अब सूज गए थे। अक्षत ने फिर देविका को देखते हुए कहा, अंडस को मेरी बीवी पे हाथ उठाने की इजाजत मैंने किसी को नहीं दे रखा है। मिसेज अनिल, अपनी इस बिगड़ी हुई बेटी को अच्छे से समझाओ कि मेरी बीवी से दूर रहे वरना आपकी काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने ला दूंगा। उद्धरण चिन्ह।
अक्षत इतना कहकर रूम में चला जाता है। एल वही देविका रोते हुए अपने घुटनों की बल बैठकर प्रीति को अपने गले लगा लेती है। एल वही अनिल और अजय एक टकशक भरी नजरों से देविका को देख रहे थे। उन दोनों को अक्षत की बात बिल्कुल समझ नहीं आई थी। अनिल ने देविका के पास आकर चिल्लाते हुए कहा, अंदस को ये अक्षत क्या बोल रहा था? कौन सी अतीत के पन्ने? तुम उससे डरकर अपनी ही बेटी को इतनी बेरहमी से क्यों मारा रही थी? बोलो, वक्त आने पर सब बता दूंगी। देविका इतना बोलकर प्रीति को अपने साथ लेकर चली जाती है। वही अनिल गुस्से से उसे घूरने लगता है तो अजय ने उसके कंधे पे हाथ रखकर अक्षत की रूम के तरफ गुस्से से घूरते हुए कहता है, अंदस को मेरा बेटा मेरी हाथ से निकल चुका है भाई। अजय की बात सुनकर अनिल मुड़कर उसे देखता है। एल फिर उसकी नज़र विकास पे जाती है जो सिर्फ खामोशी से सब देख रहा था। एल वो फिर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। अजय भी एक नज़र विकास को देखकर वहां से चला जाता है। विकास विला से बाहर जाते हुए अपने मन में कहता है, अंदस को तारा लूथरा। नहीं नहीं तारा अक्षत जिंदल, अब तुम्हारी जिंदगी में मेरा कोई किरदार नहीं रहेगा। तुमसे मेरा यही तक का रिश्ता था एल जो आज खत्म हुआ। गुड बाय बेटा। विकास इतना कहकर विला से बाहर चला जाता है। रक्षित का रूम। अक्षत सोफे पे बैठकर एक टक सिगरेट की कश लेते हुए तारा को देख रहा था जो विंडो के पास बैठकर एक टक बाहर देख रही थी। रूम इस वक्त सिगरेट की धुआंों से भर गया था। एल वही अक्षत की काली गहरी नजर तारा पे ही टिकी हुई थी। एल वही तारा एक टक बाहर देख रही थी। एल उसे अपने ऊपर अक्षत की इंटेंस भरी नजरें महसूस हो रही थी। एल लेकिन फिर भी वो अपने नजरें उठाकर उसे देख नहीं रही थी। उसकी मन में हजार सवाल चल रही थी। एल सिर्फ 2 दिन में ही उसकी लाइफ की पटरी पूरी तरह बदल चुकी थी। एल अक्षत फिर सिगरेट को ऐश बॉक्स में बुझाकर बेहद सर्द आवाज में तारा से कहता है, अंडरस्को कम टू मी वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर राखी उसे ही देखने लगती है। एल अक्षत की आवाज सुनकर ही वो अंदर तक सहम गई थी। एल लेकिन वो अपने इमोशंस पे अच्छे से काबू रखती थी जिससे उसकी चेहरे में कोई एक्सप्रेशन दिखाई नहीं दे रही थी। तारा ने फिर अक्षत को देख कहा, अंदस को मैं तुम्हारी बीवी हूँ, कोई गुलाम नहीं जो तुम्हारे कहने से आ जाऊं और चली जाऊं। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ही गुस्से से घूरने लगता है। एल वो फिर अपने आंखें कसके बंद कर अपनी गर्दन को बुरी तरह मसलते हुए एक जोरदार लात अपने सामने रखे हुए काफी टेबल पे मरते हुए बेहद गुस्से से अक्षत ने कहा, अंदस को आई सेड कम टू मी डैमड अदरवाइज। अक्षत अपनी बात को बीच में ही रोककर तारा को देखने लगता है तो तारा गुस्से से उसे देखते हुए उसकी करीब आने लगती है। एल वही अक्षत की नज़र उस पे ही टिकी थी। तारा ने फिर उसके करीब आकर उसे देखते हुए कहा, अंदस को क्या है? तारा की बात सुनकर अक्षत जोर जोर हंसते हुए उठकर उसके चारों ओर घूमने लगता है तो तारा उसे ही सवालिया नज़रों से देखने लगती है। एल अक्षत की हंसी इस वक्त डेंजरस थी और तारा को उसके सामने खड़े रहना भी डर लग रहा था। अक्षत ने फिर एक ही झटके में उसे अपने आप से सटाकर उसकी चेहरे पे अजीब से हाथ फेरते हुए कहा, अंदस को हम वैसे तुमने सही कहा, तुम मेरी बीवी ही हो, गुलाम नहीं। चलो अब अच्छी बीवी की तरह मुझे सैटिस्फाइड करो। क्या? अक्षत की बात सुनकर तारा ने उसे खुद से अलग कर उसे देख चिल्लाते हुए कहा। एल तो अक्षत ने होंठों पर अपनी फिंगर रखकर अपने कोल्ड वॉइस में कहा, अंदस को शश डोंट शाउट वाइफी। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। एल अक्षत फिर उसके बेहद करीब आकर उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ की पकड़ में लेकर उसे देखती हुए बेहद वार्म वॉइस में कहता है, अंदस को हम अगर तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें करके समझा दूंगा। अक्षत अपने बात को बीच में ही छोड़कर तारा की चेहरे पे अपनी होंठ चलाते हुए कहता है, अंदस को मैं चाहता हूँ कि आज रात हम अपने फर्स्ट नाइट मनाए, उस पल को गुजारे जो तुमसे शादी करने के बाद से सोचकर मेरे दिल में एक गुदगुदी सी होने लगती है और मुझे पता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता होगा। अक्षत के ऐसे करने से तारा से हर रही थी। एल तारा अक्षत की बात सुनकर अपने हाथ उससे छुड़वाते हुए पीछे जाने लगती है तो अक्षत ऐसे ही उसके करीब जाने लगता है। अक्षत को अपने पास आता देख तारा ने पीछे हटते हुए कहा, अंदस को तुम दूर रहो मुझसे। CH5 बेदर्द पिया अक्षत को अपने पास आता देख तारा ने पीछे हटते हुए कहा, अंदस को तुम दूर रहो मुझसे। तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही वो बेड से टकराकर अक्षत के साथ ही बेड में गिर जाती है। तारा इस वक्त अक्षत और बेड के बीच में दबी हुई थी। वही अक्षत एक टक उसे घूर रहा था। वो अपने दांत पीसते हुए कहता है, अंडस को दूर तो मुझसे तुम्हें खुद तुम भी नहीं कर सकती, माय वाइल्ड वाइफी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे अपने ऊपर से हटाने लगी तो अक्षत तारा के दोनों हाथ अपने एक हाथ में पकड़कर उसके गालों पे बारी बारी से चूमने लगता है तो तारा की आंखें कसके बंद हो जाती है। तारा को अपनी बेबसी पे गुस्सा आ रहा था क्योंकि अक्षत उसके साथ वही करते आ रहा था जिसकी नज़रों में उसकी मर्जी की कोई वैल्यू ही नहीं थी। उसके दिमाग में आज की सारे इंसिडेंट चल रही थी। वो खुद आज अपने वजूद खो चुकी थी जिसकी वजह सिर्फ अक्षत था। पूरी दुनिया के सामने उसे जलील कर उसकी दिल को दर्द दे दिया था। तारा के आंखों की कोनों से आंसू निकल रहे थे। वहीं अक्षत उसकी आंसू पीते हुए उसे किस कर रहा था। अक्षत और आगे बढ़ता कि तभी उसका फोन रिंग करने लगता है तो अक्षत तारा से अलग होकर उसे देखता है जो उसे ही नम आंखों से देख रही थी।
अक्षत उसे देखते हुए फिर अपना फ़ोन पिक करता है। ल फ़ोन के दूसरी तरफ से कुछ कहा जाता है जिसे सुनकर अक्षत का चेहरा सख्त हो जाता है। वो फिर तारा को वैसे ही छोड़कर उसे बिना कुछ कहे रूम से बाहर चला जाता है। अक्षत को इस तरह जाता देख तारा के चेहरे पे एक दर्द भरी स्माइल आ जाती है। वो फिर अपने मन में कहती है, अंडस्को तुम्हारी वजह से ही मैं बर्बाद हो गई हूँ अक्षत जिंदल, लेकिन तुमसे मैं क्या ही शिकायतें करूँ जब अपनों ने ही मुझे तुम जैसे इंसान के हाथों बेच दिया है और तुम बन गए मेरे बेदर्द पिया। तारा फिर कुछ सोचने लगती है। फ्लैशबैक, लुथरा मैंशन। तारा एक टक गुस्से से सोफे पे बैठे हुए विकास को घूर रही थी। एल जो एक सिगरेट की कश लेते हुए उसे ही देख रहा था। तारा उन पे चिल्लाते हुए कहती है, अंडस्को पापा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ? कैसे पापा, मैंने पूरे 3 साल तक मेहनत कर इस पोस्ट को हासिल की है और आप कह रहे हैं कि मैं उसे छोड़ दूँ? उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं कह रहा हूँ बेटा, तुम वो जॉब छोड़ दो। तारा की बात सुनकर विकास बड़ी ही बेफिक्री से कहता है। पापा, आप दी से ये कैसे बोल सकते हैं? विकास की बात सुनकर एक 22 साल का लड़का जो तारा का भाई था वो विकास के सामने आते हुए कहता है। तो विकास ने उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को वंश, तुम चुप रहो। विकास की बात सुनकर वंश जैसे ही आगे कुछ कहता उससे पहले ही तारा ने उसे रोकते हुए कहा, अंडस्को वंश, तुम कॉलेज जाओ, मैं बाबा से बात कर लूंगी। उद्धरण चिन्ह। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है तारा, मैंने जो कहा है वो तुम करो, और कल ही तुम्हारी जिंदल हाउस में शादी है, उसके लिए भी रेडी रहना। तारा की बात सुनकर विकास उन दोनों को देखते हुए कहता है तो तारा और वंश की तो होश ही उड़ जाती है। तारा ने फिर उन पे चिल्लाते हुए पूछा, अंडस्को ये क्या बोल रहे हैं आप? कल मेरी शादी है, और वो भी जिंदल हाउस में, किसके साथ? वाइल्ड कैट, अपने पापा के ऊपर ऐसे कौन चिल्लाता है? तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत घर की अंदर आते हुए कहता है तो तारा, वंश और विकास उसे ही देखने लगते हैं। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे गुस्से से जैसे ही कुछ कहती उससे पहले ही वंश अक्षत के पास जाकर उसे देखते हुए कहा, अंडस्को जिंदल हाउस में मेरी दी की शादी किससे हो रही है? वंश की चेहरे में इस वक्त तारा के लिए डर था जो अक्षत साफ साफ देख पा रहा था। अक्षत फिर तारा को तिरछी स्माइल करते हुए देखकर वंश के बालों पे हाथ फेरते हुए कहता है, अंडस्को ऑफ कोर्स मुझसे हो रही है वंश। थैंक गॉड, मैं तो डर गया था, मुझे लगा विहान लूथरा से होगी। अक्षत की बात सुनकर वंश एक राहत भरी सांस लेते हुए अक्षत के गले लगते हुए कहता है। वही अक्षत का चेहरा विहान का नाम सुनकर सख्त हो गया था। अक्षत ने वंश को खुद से अलग कर उसे घूरते हुए कहा, अंडस्को उसमें इतनी ताकत नहीं है कि मेरी चीजों पे हाथ रख सके, यू गेट दैट? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर वंश अपना सरहा में हिलाकर चुप हो जाता है। वही तारा गुस्से से वंश और अक्षत को देख रही थी। तारा ने फिर उन दोनों पे चिल्लाते हुए कहा, अंडस्को यू बोथ स्टॉप योर नॉनसेंस। तारा को इस तरह चिल्लाता देख अक्षत अपने कान सहलाते हुए तारा के पास जाकर उसे देखते हुए कहता है, अंडस्को डोंट शाउट वाइल्ड कैट, इट्स सो इरिटेटिंग। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा का खून खौल रहा था। वो फिर गुस्से से वंश के पास जाकर उसे देख अपने दांत पीसते हुए तारा ने कहा, अंडस्को ये क्या बकवास बोल रहे हो तुम मुझसे? मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है, और तुम हो कि वाइल्ड कैट, वो गलत नहीं बोल रहा है। तारा की बात सुनकर अक्षत उससे कहता है तो तारा उसे गुस्से से घूरने लगती है। तो अक्षत अपनी आई विन कर उसे एक फ्लाइंग किस देता है तो तारा का गुस्सा और बढ़ जाता है। अक्षत फिर एक नज़र विकास को देखता है जो तिरछी स्माइल करते हुए अभी भी सिगरेट की कश लेते हुए उन तीनों को देख रहा था। वही वंश तारा का हाथ पकड़कर उसे देखते हुए कहा, अंडस्को दी जीजू। वंश आगे कुछ कहता उससे पहले ही तारा उसे गुस्से से घूरने लगती है। तो वंश एक नज़र अक्षत को देखकर तारा से कहता है, अंडस्को सॉरी दी, जीजू नहीं, हाँ होने वाले जीजू सही बोल रहे हैं, वो बचपन से तुमसे प्यार करते आ रहे हैं तो वो शादी तुमसे ही करेंगे ना? वंश की बात सुनकर तारा का सर फट रहा था। उसे लगा था कि कम से कम उसका भाई उसके फैसले के साथ है, लेकिन शादी के मामले में वो बिल्कुल उसके साथ नहीं था। तारा फिर विकास के पास जाकर अपने घुटनों की भल बैठकर उन्हें देखकर रोते हुए तारा ने कहा, अंडस्को पापा ये सब क्या हो रहा है? मुझे किसी से शादी नहीं करनी है, इस अक्षत जिंदल से तो बिल्कुल नहीं। तारा अपनी लास्ट लाइन को अक्षत को घूरते हुए कहती है तो अक्षत उसे ही गुस्से से घूरने लगता है। वही वंश तारा को इस तरह गिड़गिड़ाता देख अपने मन में कहा, अंडस्को दी, मुझे पता है आप अक्षत को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आपको ये शादी करनी ही पड़ेगी। वही विकास ने तारा की बात सुनकर सिगरेट को वही ऐश ट्रे में बुझाते हुए उससे कहा, अंडस्को देखो तारा, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें ये शादी करनी ही होगी। अगर तुम करना नहीं चाहोगी तो भी ये शादी होकर ही रहेगी। और रही बात तुम्हारी जॉब की, तुम्हारा सपना था डीसी बनना तो मैंने पढ़ा कर बना दिया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि तुम उसे आगे नहीं करोगी, तुम्हें जॉब छोड़नी होगी। विकास इतना कहकर वही कॉफी टेबल पे रखे हुए एक फाइल को उठाकर तारा को देते हुए कहा, अंडस्को इसे पढ़ो, तुम्हें तुम्हारी सारे सवालों की जवाब मिल जाएगा। विकास इतना कहकर वंश को लेकर वहां से चला जाता है।
हॉल में इस वक्त अक्षत और तारा ही बचे थे। अक्षत ने फिर तारा के करीब जाकर उसके कान में धीरे से कहा, अंडरस्को अब तुम वाइल्ड कैट से माई वाइल्ड वाइफी बन जाओगी, मिस तारा लूथरा। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे गुस्से से घूरते हुए वो फाइल ओपन कर पढ़ने लगती है तो अक्षत जाकर सोफे पे बैठकर तारा को देखने लगता है। तारा जैसे जैसे फाइल पढ़ रही थी वैसे वैसे उसके चेहरे का रंग उड़ता जा रहा था और वही अक्षत के चेहरे पर स्माइल गहरी होती जा रही थी। फ्लैशबैक एंड। भाभी। तारा अभी अपने सोच में ही घूम थी कि तभी आरुषि रूम में उसे आवाज लगाते हुए आती है तो तारा उसे ही देखने लगती है। आरुषि ने तारा के पास आकर उसे फोन देते हुए कहा, अंडरस्को भाभी, भाई आपसे बात करना चाहते हैं। आरुषि की बात सुनकर तारा फोन को घूरने लगती है। फिर तारा आरुषि के हाथ से फोन लेकर जैसे ही हेलो कहती उससे पहले ही फोन के दूसरे तरफ से अक्षत ने कहा, अंडरस्को अगर तुम्हारा रोना धोना हो गया हो तो रेडी रहना, हम अगले आधे घंटे में मलेशिया जा रहे हैं। अक्षत की बात सुनकर तारा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बिल्कुल अक्षत के साथ जाना नहीं चाहती थी लेकिन अक्षत को कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था इसीलिए वो बिना कुछ कहे फोन काट देती है। वही आरुषि एक टक तारा को ही देख रही थी। उसके उदास चेहरे को देखकर आरुषि ने उसके हाथ से फोन लेते हुए उससे कहा, अंडरस्को भाभी, अगर भाई ने आपके साथ ऐसा किया है तो जरूर कोई वजह होगी, आप उन्हें गलत ना समझे। आरुषि की बात सुनकर तारा ने आरुषि को बिना भाव के देखते हुए कहा, अंडरस्को एक बहन के लिए उसका भाई हमेशा सही ही होता है। तारा इतना कहकर अपना बैग लेने चली जाती है। वही तारा की बात सुनकर आरुषि ने अपने मन में कहा, अंडरस्को मुझे लगता नहीं है भाभी, मेरा भाई सही ही है, शायद आप ये बात अभी समझना नहीं चाहते। आरुषि फिर वहां से चली जाती है। आरुषि को जाता देख तारा फिर अपना बैग देखती है। फिर वो अपना फोन लेकर विकास को कॉल लगाती है लेकिन कॉल पिक नहीं होती है तो तारा गुस्से से फोन को नीचे फेंककर गुस्से से चिल्लाते हुए उसने कहा, अंडरस्को क्यों पापा, क्यों अपने मुझे दाव पे लगा दिया, मेरी सपनों को मेरी आंखों के सामने, वो भी मेरी हाथों से दफन करा दिया, क्यों किया आपने ऐसा। तारा इतना कहकर नीचे बैठकर रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षत कार के बोनट पे टिक कर खड़ा था। वो एक टक सिगरेट की कश लेते हुए सामने खड़े विकास को देख रहा था जो उसे ही अजीब नजरों से देख रहा था। अक्षत ने विकास के करीब जाकर उनकी कॉलर ठीक करते हुए कहा, अंडरस्को क्या हुआ ससुर जी, आप मुझे अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं। देखिए मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, मेरे पास अब मेरी बीवी है, मैं उसे धोखा देकर आपके साथ, छी छी। अक्षत इतना कहकर झट से पीछे हट जाता है। वही विकास ने अक्षत की बात सुनकर गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्को जस्ट शट अप अक्षत। वही विकास की बात सुनकर अक्षत तिरछी स्माइल करते हुए उसे ही देखने लगता है। विकास ने फिर अक्षत को देखते हुए कहा, अंडरस्को तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया। विकास की सवाल सुनते ही अक्षत का चेहरा सख्त हो जाता है। उसने फिर तेजी से सिगरेट की कश लेते हुए उनसे कहा, अंडरस्को दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर विकास लूथरा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर विकास ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अंडरस्को वो मेरी बेटी थी, वो आपकी बेटी थी। विकास आगे कुछ कहता उससे पहले ही अक्षत उन्हें घूरते हुए कहता है तो विकास उसे ही देखने लगता है। फिर सिगरेट नीचे फेंककर उसके ऊपर पैर रख कर उसे मसलते हुए अपने दांत पीसते हुए उनसे कहता है, अंडरस्को वो अब सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसका वजूद मुझसे जुड़ा है, उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सिर्फ मैं तय करूंगा। और एक बात आप अपने कान खोलकर सुन लीजिए, उसके जिंदगी में सिर्फ उसके लिए मैं मायने रखूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं। सिक्स जिद और जुनूनियत। फिर सिगरेट नीचे फेंककर उसके ऊपर पैर रख कर उसे मसलते हुए अपने दांत पीसते हुए उनसे कहता है, अंडरस्को वो अब सिर्फ और सिर्फ मेरी है, उसका वजूद मुझसे जुड़ा है, उसके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा ये सिर्फ मैं तय करूंगा। और एक बात आप अपने कान खोलकर सुन लीजिए, उसके जिंदगी में सिर्फ उसके लिए मैं मायने रखूंगा, मेरे अलावा कोई नहीं, कोई भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। अक्षत इतना कहकर कार में बैठकर वहां से चला जाता है। वही विकास एकटक जाते हुए उस कार को देख रहे थे। विकास ने फिर अपने सर पे हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्को तुम आखिर उससे क्या चाहते हो अक्षत। उसे इतने दिन तक हर वो खुशी दिया जो मैं उसे कभी दे नहीं सकता था, अब तुम उसे वो दर्द दे रहे हो जो वो सह भी नहीं पा रही है। तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है अक्षत। उसकी जिंदगी की वजह बनते जा रहे हो, उसके साथ जो भी हो रहा है उसकी वजह सिर्फ तुम बनते जा रहे हो। ये तुम्हारा उसके लिए प्यार है या कोई जिद, पागलपन क्या कहूँ। उद्धरण चिन्ह। जहां अल्फाज साथ नहीं देते वहां खामोश रहना ही सही होता है मिस्टर लूथरा। विकास की बात सुनकर अजय उसके पास आते हुए कहता है तो विकास उसे ही देखने लगता है। अजय ने फिर एक तिरछी स्माइल करते हुए विकास से कहा, अंडरस्को मैंने तुम्हें 1000 बार कहा था कि अपनी बेटी को मेरे पागल बेटे के नज़रों से दूर ले जाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। अजय की बात सुनकर विकास सार्केस्टिकली हंसती हुए कहता है, अंडरस्को तुम ये क्यों नहीं कहते कि मैं तुम्हारे पागल बेटे से अपनी बेटी के साथ बच के ऐसे निकल नहीं पाया। विकास की बात सुनकर अजय उसे ही देखने लगता है। उसके पास विकास को जवाब देने के लिए शब्द ही नहीं थे क्योंकि विकास सच ही बोल रहा था।
अक्षत से बचना किसी के लिए भी नामुमकिन था। वैसे में तारा तो उसका प्यार, जिद, पागलपन, पता नहीं और क्या क्या थी, वो कैसे बच के निकल सकती थी। जिंदल विला अक्षत के रूम में तारा अभी भी नीचे बैठकर रोते हुए सामने बेड पे बैठे हुए अक्षत को देख रही थी, जो फुल टॉक्सिक वे में उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पे एक अजीब सी स्माइल थी जिसे शायद ही कोई समझ सकता था। अक्षत उठकर तारा के करीब जाकर अपने घुटनों के बल बैठकर उसके चेहरे पे रफली हाथ फेरते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडस को तुमने बिना जवाब दिए ही मेरा फोन कैसे काटा? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। उसका चेहरा भी इस वक्त गुस्से से भरा हुआ था। वो गुस्से से अक्षत का हाथ झटक कर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अंडस को मेरी बर्बादी की वजह बने हुए लोगों से मैं बात करने में दिलचस्प नहीं रखती, समझे मिस्टर अक्षत जिंदल। अक्षत एक टक अपने हाथ को ही घूर रहा था जो अभी अभी तारा ने झटक दिया था। अक्षत उसी हाथ से अपनी गर्दन मसलते हुए तारा को बेहद खतरनाक तरीके से देखने लगता है। वही तारा को अक्षत को इस तरह देखकर डर लगा रहा था, लेकिन वो अपने चेहरे पे शो नहीं कर रही थी। अक्षत एक ही झटके में तारा की बाजू को कसके पकड़कर अपने तरफ खींचकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर अपने दांत पीसते हुए तारा से कहा, अंडस को फिर तुम किससे बात करने में दिलचस्पी रखती हो? हाँ। अक्षत के ऐसे करने से तारा जोर जोर से रोने लगती है। तारा के पास अक्षत से लड़ने की अब हिम्मत नहीं बची थी। वो सुबह से इन सारे चीजों से तंग आ गई थी। उसे अक्षत के ऐसे करने से हद से ज्यादा दर्द हो रहा था। तारा को इस तरह रोता देख अक्षत उसका बाजू छोड़कर उसे देखने लगता है तो तारा ने अक्षत के कॉलर को कसके पकड़कर उसे देखकर रोते हुए कहा, अंडस को क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ ऐसा? क्यों अक्षत, क्यों? यू किस गलती की सजा दे रहे हैं मुझे? क्यों आप मेरा जीना हराम कर रहे हैं? क्यों? तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत उसे वैसे ही अपने सीने को लगाकर उसकी सर पे हाथ फेरने लगता है। तारा अभी भी रो रही थी, जिससे अक्षत की शर्ट उसकी आंसू से गीली हो रही थी। वही अक्षत अपने घुटनों के बल वैसे ही बैठा हुआ था। उसके चेहरे में कोई भाव ही नहीं था, लेकिन उसकी आंखें हल्के से लाल दिखाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद अक्षत ने तारा को खुद से अलग कर उसे देखते हुए कहा, अंडस को अब चले। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे। अक्षत थोड़ा झुककर तारा के आंसू से बहते हुए को पीते हुए उसके पूरे चेहरे पे किस करने लगता है। वही अक्षत के ऐसा करने से तारा की आंखें अपने आप ही बंद हो जाती है। अक्षत ने तारा की बंद पलकों पे अपने होंठ रखते हुए तारा से कहा, अंडस को आई लव द वे ऑफ योर क्राइंग कैट, क्योंकि तुम मेरे वजह से रो रही हो। आई लाइक इट एंड आई लव यू वाइल्ड कैट। अक्षत की बात सुनकर तारा अपने आंखें खोलकर अक्षत को देखने लगती है। तभी तारा अक्षत की बेजान सी आंखों में देखते हुए बोली, अंडस को आप मुझसे प्यार करते हैं? इन शब्दों के अर्थ पता है आपको? आप मुझसे प्यार नहीं करते बल्कि आप मुझे अपना जिद, पागलपन, पता नहीं कौन सी वजह बनाना चाहते हैं। जिसे आप प्यार का नाम दे रहे, वो प्यार नहीं अक्षत, उसे दुनिया। उद्धरण चिन्ह। हाँ, मैं जानता हूँ ये प्यार तुम्हें और दुनिया को एक जिद और पागलपन ही दिखेगा या उससे भी बदतर नजर आएगा, लेकिन ये मेरा प्यार ही है। इसमें सिर्फ आबाद नहीं बर्बादी भी होगी, वो भी बेहद जुनूनियत से। जितनी शिद्दत से मोहब्बत होगी उतनी ही शिद्दत से नफरत, जिद, दीवानगी और हर वो दर्द होगा जो तुम्हें या मुझे एक पल के तोड़कर रख देगा। तारा आगे कुछ कहती उससे पहले ही अक्षत उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहता है तो तारा उसे ही देखने लगती है। तारा को इस वक्त अक्षत किसी पागल से कम नहीं लग रहा था। प्यार करने वाला क्यों चाहेगा कि प्यार में दर्द और टूटना हो, लेकिन अक्षत प्यार का दावा भी कर रहा था और बर्बादी की भी। उसके प्यार में बस ये तारा एक पासा बनी हुई थी। अक्षत जैसा जैसा पासा पलटना चाहेगा वैसे उसे पलटना पड़ेगा। तारा फिर अक्षत को देखने लगती है। ऐसा नहीं था कि वो अक्षत को कुछ ही दिनों से जानते आ रही है, बल्कि तारा तो अक्षत को बचपन से देखती आ रही थी। या यूं कहे कि उसे मजबूरन उसे देखना पड़ता था। अक्षत फर्श से उठकर तारा के सामने अपना हाथ बढ़ाकर उसे उठने का इशारा करता है तो तारा अक्षत का हाथ और अक्षत को ही देखने लगती है। लेकिन तारा ने अक्षत का हाथ ना पकड़कर खुद से ही उठने की कोशिश की, लेकिन तारा लड़खड़ा कर गिरने लगी तो अक्षत बिना भाव के उसे ही देख रहा था। वही तारा अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाती है तो हल्की से उसकी मुंह से चिक निकलती है। आह। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षत एकटक उसे ही देख रहा था। अक्षत अपने घुटनों की भल बैठकर तिरछी स्माइल करते हुए उसकी टूरी को अपने दो उंगलियों से पकड़कर ऊपर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अंडस को तुम्हें सिर्फ मेरी ही सहारा है तारा, मेरे बिना तुम खड़े भी नहीं हो सकती। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है तो अक्षत की उंगलियां अब तारा के होंठों पे चलने लगती है। तारा बस अक्षत की आंखों में देख रही थी। तारा अक्षत को समझना चाहती थी, लेकिन अक्षत की बेजान सी आंखों में कुछ भी पढ़ना नामुमकिन था। अक्षत फिर तारा की होंठों को अपने उंगलियों से पकड़कर हल्के से खींचकर अपने मुंह में भरते हुए किस करने लगता है तो तारा के हाथ अक्षत के कंधे पे अपने आप कस जाती है। अक्षत तारा के होंठ को पूरा अपने मुंह में भर लिया था। वो एक टक आंसू वो से भरे हुए तारा के आंखों में देख रहा था, जो उसे ही आंसू भरे आंखों से देख रही थी।
अक्षत फिर हल्के से तारा के होंठों को बाइट कर उससे अलग होकर उसके बाजू को पकड़कर अपने साथ ही उठाकर खड़ा करता है। वही तारा अपने होंठों को सहलाते हुए उसे ही घूरने लगती है क्योंकि उसे अक्षत के बाइट करने से बहुत दर्द हो रहा था। अक्षत ने फिर तारा के बालों को कान के पीछे करते हुए कहता है, अंडस्को लेट्स गो। आप मुझे मलेशिया क्यों ले जाना चाहते हैं? मुझे। अक्षत की बात सुनकर तारा ने उसे देखते हुए कहा तो अक्षत उसके होंठों पे अपनी इंडेक्स फिंगर रखकर उसके आंखों में देखते हुए अपनी सख्त आवाज में कहता है, शश नो मोर क्वेश्चंस वाइल्ड कैट। अक्षत की बात सुनकर तारा चुप हो जाती है। उसे पता था कि अक्षत को कुछ भी कहना बेकार है। जिंदल विला में प्रीति के कमरे में प्रीति बेड में बैठकर अपने सामने खड़ी हुई अपनी मां देविका को देख रही थी। प्रीति के दोनों गाल सूज गए थे जिसमें देविका के हाथों की निशान बैठ गई थी और रोने के वजह से प्रीति के आंखें भी सूज गए थे। प्रीति देविका को कुछ कहती उससे पहले ही अनिल देविका के पास आकर उसकी बाजू पकड़कर उसे अपने तरफ कर देखते हुए अपने दांत पीसते हुए अनिल ने कहा, अंडस्को अक्षत किस राज की बात कर रहा था देवी, और तुमने उसके बात मानकर बिना कुछ कहे अपनी बेटी को इतनी थप्पड़ लगा दी। ऐसा क्या है जो तुम उससे इतना डर रही हो? अनिल की बात सुनकर देविका उसे ही देखने लगती है। वो मन ही मन इस वक्त तारा को कोसे जा रही थी कि जो कुछ भी हुआ है तारा के वजह से ही तो ये सब हो रहा था। देविका फिर अनिल से अपना हाथ छुड़वाकर अपने दांत पीसते हुए कहती है, अंडस्को कहा ना, वक्त आने पर सब बताऊंगी तो तभी ही बताऊंगी। उद्धरण चिन्ह। देविका इतना कहकर वहां से चली जाती है। वही अनिल की गुस्से से हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वो अपने मन में कहता है, अंडस्को ऐसा कौन सा सच है देवी जो तुमने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। उद्धरण चिन्ह। वही प्रीति एकटक अनिल को देख रही थी। जब अनिल प्रीति को देखता है तो प्रीति अपना मुंह फेर कर वहां से चली जाती है। आरुषि का रूम। आरुषि एकटक चारू को देख रही थी जो विंडो के पास खड़ी होकर बाहर देख रही थी। उसके दिमाग में बस टीवी में दिखाई हुई न्यूज ही चल रही थी। वो अच्छे से जानती थी कि यह सब अक्षत ने ही किया है, क्योंकि चारू जानती थी कि तारा अक्षत को पसंद नहीं करती है, तो उसके साथ वो सब वो बिल्कुल नहीं करेगी। अक्षत ने ही तारा का करियर बर्बाद किया है, ये बात चारू अब समझ गई थी। चारू एक गहरी सांस लेकर रूम से बाहर जाने लगती है तो आरुषि उसे रोकते हुए कहती है, अंडस्को माँ आप कहाँ जा रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। आरुषि की बात सुनकर चारू जैसे ही उसे कुछ कहती उससे पहले ही उनकी डोर नॉक होने आवाज आती है। तो चारू डोर ओपन कर सामने देखने लगती है। सामने इस वक्त अक्षत और तारा खड़े थे, या यूं कहे कि अक्षत तारा को जबरदस्ती अपने साथ वहां ले आया था। अक्षत को देखकर चारू उसे गुस्से से घूरते हुए कहती है, अंडस्को तुमने ऐसा क्यों किया अक्षत? उद्धरण चिन्ह। चारू की बात सुनकर अक्षत चारू को देखने लगता है। वो फिर तारा का हाथ पकड़कर अंदर आते हुए कहता है, अंडस्को क्या मतलब है आपका? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर चारू उसे ही गुस्से से घूरने लगती है क्योंकि अक्षत इतना भी शरीफ नहीं था कि अक्षत उसकी बातों का मतलब नहीं जानता हो। अक्षत ने आरुषि के पास जाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहता है, अंडस्को मैं 2 दिन के लिए मलेशिया जा रहा हूँ, तुम्हें अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो तुम अभिनव को कॉल कर देना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर आरुषि अपना सर हाँ में हिलाते हुए तारा को देखती है जो बिना भाव के वहां एक बेजान की तरह खड़ी थी, जिसके चेहरे में उदासी के अलावा कुछ नहीं था। वही चारू अक्षत को ही घूर रही थी। वो फिर तारा के पास जाकर उसके गाल पे हाथ रखकर उसे देखते हुए कहा, अंडस्को मुझे नहीं पता कि मेरा पागल बेटा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन तुम अपना ख्याल रखना और एक बात याद रखना कि मैं मेरे बेटे के साथ नहीं सिर्फ तुम्हारे साथ हूँ। उद्धरण चिन्ह। चारू ये लास्ट लाइन कहते हुए अक्षत को गुस्से से घूरने लगती है तो अक्षत के चेहरे पे तिरछी स्माइल आ जाती है। वही तारा एकटक चारू को ही देख रही थी। अक्षत ने फिर तारा को अपने पीछे कर चारू को घूरते हुए कहा, अंडस्को मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काकर आप क्या साबित करना चाहती है माँ? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर चारू उसे ही घूरने लगती है तो अक्षत हंसते हुए एक आई विंक कर तारा को देखते हुए बड़ी ही जुनूनियत से कहता है, अंडस्को अभी मैंने इसके साथ कुछ किया ही कहा है माँ, जो भी होगा वो अब होगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते हुए देखने लगती है जिसके चेहरे में एक तिरछी स्माइल थी। वही चारू और आरुषि एकटक अक्षत को ही देख रहे थे। उसकी बातों का क्या मतलब है वो उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। अक्षत फिर तारा को वहां से ले जाते हुए चारू से कहता है, अंडस्को में जा रहा हूं माँ, अपना ख्याल रखना और मेरी बहन का भी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत इतना कहकर तारा को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। CH7 आ मेरी तरसती इन बाहों में करीब 6 घंटे बाद कालालपुर, मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में एक बड़े से विला के सामने आकर अक्षत का चौपर रुकती है। अक्षत तारा को अपने गोद में उठाकर बाहर आता है क्योंकि तारा कब का सो गई थी। बाहर इस वक्त अक्षत के कुछ बॉडीगार्ड्स और कुछ बिजनेस पार्टनर भी खड़े थे। अक्षत को बाहर आता देख उसके बॉडीगार्ड्स अपना सर नीचे कर उसे ग्रीट कर खड़े हो जाते हैं।
अक्षत उन बिजनेसमेन्स को एक नज़र देखकर तारा को विला के अंदर ले जाता है। एल वही दो बिजनेसमेन्स जो वहां खड़े थे वो मलेशिया के ही थे। एल उसमें से एक तारा को देखकर अपने बगल में खड़े बिजनेसमैन को देख कहता है, अंडरस्कोर शी इज सो ब्यूटिफुल, आह। उद्धरण चिन्ह। वो बिजनेसमैन आगे कुछ कहता उससे पहले ही अक्षत के एक बॉडीगार्ड ने उसे एक गुस्सा मारते हुए कहता है, अंडरस्कोर शी इज ओनली आवर बॉस's वाइफ, नो वन हैज द राइट टू सी हर। वह सिर्फ हमारे बॉस की पत्नी है, उन्हें देखने का अधिकार किसी को भी नहीं है। उस गार्ड की बात सुनकर वो बिजनेसमैन उसे ही घूरने लगता है, फिर वो ज्यादा कुछ ना बोलते हुए वहां से चला जाता है। अक्षत जिस विला के अंदर तारा को लेकर गया था, ये अक्षत का ही था। वो तारा को अपने रूम में ले जाने लगता है तो उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। हे ब्रो, व्हाट्सअप। किसी की आवाज सुनकर अक्षत अपने जगह पर ही रुक जाता है एल और उसका चेहरा एकदम से कोल्ड हो जाता है। एल वो फिर मुड़कर देखने लगता है तो सामने इस वक्त एक 25 साल का लड़का एकटक अक्षत के गोद में सोई हुई तारा को देखते हुए आ रहा था। उस लड़के को इस तरह तारा को देखता देख अक्षत के दांत भींच जाती है एल और अक्षत उसे घूरते हुए कहता है, अंडरस्कोर शी इज माई वाइफ विहान, सो स्टे अवे फ्रॉम हर, उससे दूर रहो तुम। अक्षत की बात सुनकर वो लड़का जिसका नाम था विहान, ये देविका और अनिल का बेटा था ल और अक्षत का काजिन ब्रदर, वो तिरछी स्माइल करते हुए अक्षत से कहता है, अंडरस्कोर हा वाइफ, वो भी जबरदस्ती से बनी हुई वाइफ, तो आप क्या अब उसके साथ रेप। विहान आगे कुछ कहता उससे पहले ही अक्षत बेहद सर्द आवाज में चिल्लाता है तो विहान उसे ही देखने लगता है। वही तारा जो उसके गोद में सोई हुई थी वो अक्षत की चिल्लाने से उठ जाती है। एल वो डरते हुए अक्षत को देख सामने विहान को देखने लगती है। अक्षत फिर तारा को देखता है जो सवालिया नजरों से विहान को देख रही थी। एल अक्षत उसे नीचे उतारते हुए अपने सख्त आवाज में कहता है, अंडरस्कोर तुम्हारी नजरें सिर्फ मुझ पे रहना चाहिए, वाइल्ड कैट। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है तो अचानक से तारा की आंखें हैरानी से फैल जाती है एल क्योंकि अक्षत ने एक ही झटके में विहान के सामने छलांग मारा था। तारा वहां क्या हो रहा है ये समझ पाती उससे पहले ही अक्षत बहुत बेरहमी से विहान को मारने लगता है। एल विहान भी बराबरी से उसे मार रहा था लेकिन अक्षत का वार उस पे भारी पड़ता जा रहा था। अक्षत के दिमाग में इस वक्त विहान की कही हुई बात ही गूंज रही थी। एल वही तारा उन दोनों को ही घूर रही थी। एल वो तो सो गई थी, उसे नहीं पता था कि विहान और अक्षत के बीच में क्या हुआ है जो वो इस तरह लड़ने लग गए। कुछ ही सेकंड में अक्षत विहान को मारकर नीचे फेंक देता है तो विहान दर्द से तड़पने लगता है। अक्षत फिर उसके सीने पे अपना पैर रख कर उस पे जोर देते हुए बेहद सर्द आवाज में कहता है, अंडरस्कोर अगली बार अपनी गटर जैसा मुंह से मेरी बीवी की नाम भी लिया ना तो मैं तुम्हारा यही कब्र खोद दूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत फिर अपने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर विहान को ले जाने का इशारा कर विहान को देखते हुए उनसे कहता है, अंडरस्कोर विहान को उसके विला में फेंक कर आओ और याद रखना अगर ये मेरे विला में आगे कभी भी दिखाना तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। अक्षत इतना बोलकर तारा के पास जाता है। एल जो बुद्ध बनकर वही खड़ी थी। एल उसे बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वहां हो क्या रहा था। अक्षत तारा का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाने लगता है तो राखी उसके पीछे जाते हुए उससे पूछी, अंडरस्कोर ये सब क्या है अक्षत। तारा की बात सुनकर अक्षत की कदम वही रुक जाती है। अक्षत मुड़कर तारा को देखता है जो उसे ही सवालिया नजरों से देख रही थी। एल अक्षत फिर तारा के बेहद करीब जाकर उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहा, अंडरस्कोर फाइट, अभी यह जो भी हुआ उसे फाइट कहते हैं, वाइल्ड कैट। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही अपने आंखें चोटी कर देखने लगती है तो अक्षत अपना एक आइविंग कर उसे वापस रूम में ले जाता है। इंडिया में लूथरा हाउस में विकास एक टक सामने खड़े अजय और अनिल को घूर रहा था। एल वही वंश चुपचाप उन तीनों को देख रहा था जैसे वहां कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला हो। अजय ने विकास को देखते हुए गुस्से से अपने दांत पीसते हुए कहा, अंडरस्कोर सच सच बताओ विकास, अक्षत अचानक से मलेशिया क्यों चला गया। अजय की बात सुनकर विकास जोर जोर से हंसने लगता है तो अजय और अनिल एक दूसरे के चेहरा देखने लगते हैं। एल अजय फिर विकास के करीब जाकर उसके कॉलर पकड़कर उस पे चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोर मैंने कोई जोक नहीं मारा है विकास, जो तुम इस तरह हंसने लगे इसे जोक ही कहते हैं, मिस्टर अजय जिंदल। अजय आगे कुछ कहता उससे पहले ही विकास उसकी हाथ से अपना कॉलर छुड़वाकर उसे घूरते हुए कहता है तो अजय गुस्से से उसे ही देखने लगता है। विकास ने फिर अजय को देखते हुए कहा, अंडरस्कोर वो तुम्हारा बेटा है अजय, वो मुझे बताकर क्यों जाएगा। तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो मेरा बेटा है, लेकिन हाँ मैं इतना तो श्योर हूँ कि उसने तुम्हें सब बताया ही होगा कि वो मलेशिया क्यों गया है, वो भी तुम्हारी बेटी को लेकर। विकास की बात सुनकर अजय उसे ही गुस्से से घूरते हुए कहता है तो विकास उसे ही देखने लगता है। अनिल ने विकास के पास आकर उसे देखते हुए कहा, अंडरस्कोर देखो विकास, तुम प्लीज बता दो कि वो क्यों गया है। अनिल की बात सुनकर विकास एक गहरी सांस लेकर उन दोनों को देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर सालों पहले तुम लोगों ने जो गलती की थी वो उसकी भरपाई करने गया है। तारा को वो अपने साथ क्यों ले गया ये मुझे नहीं पता। विकास की बात सुनकर अजय और अनिल एक दूसरे को देखने लगते हैं। एल विकास फिर उन दोनों को देखते हुए कहता है, अंडरस्कोर अगर तुम दोनों को तुम्हारी सवालों का जवाब मिल गया हो तो आप लोग ये से जा सकते हैं।
विकास की बात सुनकर अजय और अनिल उसे देखकर वहां से चले जाते हैं। वही उनके जाते ही विकास के चेहरे पे तिरछी स्माइल आ जाती है। वही वंश ये सब देख कुछ सोचते हुए अपने मन में कहा, अंडस को जीजू बिना वजह कोई काम नहीं करते हैं, इसका मतलब वो दी को बिना वजह अपने साथ भी नहीं ले गए होंगे। रात का वक्त मलेशिया में। अक्षत का विला। अक्षत बालकनी में खड़े होकर एकटक आसमान में बादलों के बीच में छुपे हुए चांद को देख रहा था। वही तारा बेड पे बैठकर एकटक अक्षत को घूर रही थी। घुरे भी क्यों ना, उसके वजह से ही तो वो बर्बाद हो गई थी। अक्षत को अपने ऊपर तारा की नज़रें महसूस हो रही थी, लेकिन वो फिर भी एकटक उस दाग भरी चांद को देख रहा था। अक्षत फिर बिना राखी को देखते हुए ही कहा, अंडरस्को कम टू मी वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही घूरने लगती है। तो अक्षत मुड़कर रेलिंग पर टिककर उसके तरफ अपनी इंडेक्स फिंगर पॉइंट कर अपने तरफ आने का इशारा करता है तो तारा अक्षत से मुंह फेर कर बैठ जाती है। वही तारा को इतना एटीट्यूड दिखाता देख अक्षत की होंठ मुड़ जाती है। वो फिर अपने सीने को रब करते हुए बेहद जुनूनियत भरे लहजे में कहता है, अंडरस्को ऑफ। कितना आग है तुम में जिससे मेरा सीना जल रहा है। अक्षत की बात सुनकर तारा अपनी जलती नैनों से उसे ही देखने लगती है तो अक्षत अपने सीने पे वैसे ही हाथ फेरते हुए उसके तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए कहा, अंडस को तुम्हारे गर्म सांसों को अपने जेहन में उतारना चाहता हूँ। जो आग तेरी अदाओं से इस दिल में लगी है उसे मैं तुम्हें अपने प्यार में भीगा कर बुझाना चाहता हूँ। आ इन तरसती मेरी बाहों में जो तड़प रही है तुझे अपने में समाने के लिए, आ तू दे सुकून उसे जीने की वजह बनकर। तारा उसकी बातें और उसकी हरकतें सब समझ रही थी। वो झट से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर अक्षत पे चिल्लाते हुए कहती है, अंडस को मुझे नींद आ रही है, आप प्लीज मुझे तंग मत करिए। तारा को इस तरह करता देख अक्षत की आंखें छोटी हो जाती है। वो उसे घूरते हुए अपने मन में कहता है, अंडस को मेरे रोमांटिक मूड का इस लड़की ने फालूदा बना दिया है। वही तारा अपने आंखें कसके बंद कर कुछ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, अंडस को ये माता रानी आपको मेरी जिंदगी में भेजने के लिए ये जल्लाद ही मिला था क्या? इसने मेरी जिंदगी में खुशियों का हर तरह से वॉट लगा रखा है। मुझे सब सुनाई दे रहा है, वाइल्ड वाइफी। तारा को गुस्से से अपने में ही बड़बड़ाता देख अक्षत उसके करीब आकर सुन रहा था। जैसे ही वो उसके मुंह से अपने लिए जल्लाद वर्ड सुना तो वो गुस्से से उसकी ब्लैंकेट उससे अलग कर उसे घूरते हुए कहा तो तारा उसे ही देखने लगती है। अक्षत भी उसे ही देख रहा था। तारा इस वक्त उसे बेहद क्यूट लग रही थी। अक्षत उसके ऊपर झुकने लगता है तो तारा अपना मुंह दूसरी तरफ फेरते हुए उससे कहती है, अंडस को आप मुझसे दूर नहीं रह सकते क्या? नहीं। तारा की बात सुनकर अक्षत उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाते हुए एक ही वर्ड में कहता है। वही अक्षत को इतना करीब देखकर तारा की धड़कनें तेज हो गई थी और उसकी दोनों हाथ अब बेडशीट में कस गई थी क्योंकि अक्षत उसके गर्दन में अपने होंठ चला रहा था जिससे तारा को अपने बॉडी में अजीब सी हलचल महसूस हो रही थी। अक्षत फिर एक ही झटके में उसे लेकर पलट जाता है तो तारा उसके ऊपर आ जाती है और वो अपने आंखें खोलकर उसे ही देखने लगती है तो अक्षत उसके बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहता है, अंडस को अब तुम्हें पूरी जिंदगी इस जल्लाद के साथ ही रहना है, वाइल्ड कैट यू हैव नो अदर चॉइस। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। फिर वो अक्षत से अलग होने लगी तो अक्षत उसे लेकर फिर से पलट जाता है जिससे अब अक्षत तारा के ऊपर आ जाता है। वही तारा गुस्से अक्षत को घूरने लगती है तो अक्षत उसकी होंठों को अपने उंगलियों से सहलाते हुए उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अंडस को मुझे अभी तुमसे लड़ने का मूड नहीं है, इसीलिए तुम अपनी बकवास अपनी पास संभाल कर रखो, मैं कल सुबह सुन लूंगा, वैसे भी कल हमारी बहस होने ही वाली है तो मैं दोनों ही सुन लूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही सवालिया नज़रों से देखने लगती है। उसे अक्षत की लास्ट लाइन समझ नहीं आई थी। वो एक टक अक्षत को ही देख रही थी कि तभी उसे अपने पेट में अक्षत के ठंडे हाथ महसूस हुई तो वो कसके अपने आंखें बंद कर हाकलते हुए उसे कुछ कहने लगी। उससे पहले ही अक्षत उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले लेता है तो तारा अपने आंखें खोलकर अक्षत को देखती है जो अब अपने आंखें बंद कर उसे किस कर रहा था। क्या बहस होने वाली है कल इन दोनों की बीच? विकास किस गलती के बारे में बात कर रहा था? क्यों गया है अक्षत तारा को लेकर मलेशिया? चैट मेरी बाहों में आ जाओ नहीं तो। अक्षत तारा के होंठों को बाइट करते हुए चूसे जा रहा था। वही तारा उसके बाहों में कसमसाते हुए लेटी हुई थी क्योंकि अक्षत का हाथ उसके बदन में इधर से उधर सरक रहा था जिस वजह से उसकी सांसें भी अटक रही थी। अक्षत फिर उसके होंठों को छोड़कर उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसे किस करने लगता है। अक्षत का एक हाथ अब तारा की हाथ में फंस गया था और वह उसे बेड में दबाते हुए किस कर रहा था। न जाने उसका ये कैसा प्यार था या यूं कहे कि उसका ये कैसा पागलपन था। उसकी बाहों में जो लड़की थी वो इस वक्त बिल्कुल उसके साथ ना खुश थी। उसे तो उसकी खुशबू से भी नफरत होने लगी थी लेकिन वो मजबूर भी थी। भले ही इस वक्त उस कमरे प्यार का खेल चल रहा था लेकिन सिर्फ एक के लिए आनंददायक था और दूसरे के लिए सिर्फ जिस्म का खेल। रूम का माहौल काफी गर्म हो चुका था क्योंकि अक्षत का हरकत हर बीतते पल के साथ वाइल्ड जो होते जा रहा था। वही तारा बसाहे भर रही थी क्योंकि अक्षत के होंठ और हाथ दोनों ही इस वक्त अजीब तरह से उसके बदन में चल रही थी जिससे तारा खुद को मौन करने से रोक नहीं पा रही थी।
अक्षत फिर अपना सर ऊपर कर तारा को ही देखने लगता है जिसके आंखों में अब आंसू भर आए थे। वह इस वक्त बिल्कुल लाचारी सा महसूस कर रही थी क्योंकि उसकी जिंदगी उसके हिसाब से बिल्कुल नहीं चल रही थी। जो इंसान उसके ऊपर लेटा हुआ था वो उसकी जिंदगी को अपने हिसाब से चला रहा था। अक्षत ने तारा के गाल को सहलाते हुए कहा, अंडस्को तुम कम से कम रात को तो रोना बंद कर सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। आप मुझे रात को तो बख्श देते, कम से कम मैं थोड़ा चैन की सांसें ले सकूं। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही घूरते हुए बिल्कुल उसी के लहजे में कहती है तो अक्षत की चेहरे पर तिरछी स्माइल आ जाती है। वह फिर से उसके बालों पे हाथ फेरते हुए बोला, ह अंडस्को अम्मम। वह तो मेरे जीते जी कभी नहीं हो सकता है, माय वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही गुस्से से घूरने लगती है। तारा को अक्षत की बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है तो तारा अक्षत का हाथ झटकाकर उससे अलग होकर खुद को ब्लैंकेट से पूरा कवर कर उसके तरफ पीट कर सो जाती है। वही अक्षत एक टक तारा को ही हैरानी से देख रहा था। तारा ने ये सब इतनी जल्दी में किया था कि अक्षत कुछ समझ ही नहीं पाया था। अक्षत फिर एक गहरी सांस लेकर सीधे लेटकर एक टक सीलिंग को घूरते हुए एविल स्माइल करते हुए तारा से कहता है, अंडस्को अगर तुम खुदा कर अभी मेरे ऊपर नहीं लेती हो तो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी बात अधूरा ही छोड़कर चुप हो जाता है। वही तारा जो ब्लैंकेट में घुस गई थी वह अक्षत की बात सुनकर अपना छोटू सा चेहरा बाहर निकालकर अक्षत को घूरने लगती है जो तिरछी स्माइल करते हुए सीलिंग को देख रहा था। अक्षत को तारा की हर मूवमेंट पता चल रहा था। वही तारा फिर उसे घूरते हुए कहती है, अंडस्को तो आप क्या। उद्धरण चिन्ह। तारा को अक्षत की बातों से और उसके चेहरे में दिख रही तिरछी स्माइल से डर लग रहा था क्योंकि उसके सामने जो इंसान लेटा हुआ था वो किसी साइको और पागल से कम नहीं था। वही तारा की बात सुनकर अक्षत बिना उसे देखे कहता है, अंडस्को हम्मम। अब मैं क्या क्या और कहाँ कहाँ करूंगा वो सब तुम्हें दिखाते हुए एक्सप्लेन करूंगा, आर यू रेडी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। तारा फिर उससे कहती है, अंडस्को क्या मतलब है आपका। वैसे भी अब आप मुझे कोई धमकी दे ही नहीं सकते क्योंकि मुझसे छीनने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं बचाया है। और उद्धरण चिन्ह। तारा अभी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अक्षत झट से उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों में अपना हाथ फंसाकर उसके चेहरे के करीब बढ़ने लगता है। वही तारा हैरानी से अक्षत को ही देख रही थी। उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आया था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या था। वही अक्षत उसके चेहरे को स्निफ करते हुए अपने मैग्नेटिक वॉइस में उससे कहता है, अंडस्को जो कुछ भी मैंने तुमसे छीना है उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। तारा एक टक उसे ही देख रही थी और वो उससे अलग होने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन अक्षत की पकड़ उस पर मजबूत थी। अक्षत फिर तारा के सर से अपना सर लगाकर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अंडस्को मुझे तुमसे तुम्हें ही छीनना है, वाइल्ड वाइफी। जिस दिन मैं तुम्हें पूरी तरह छीनना लेता मुझे तब तक चैन नहीं मिलता। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही घूरने लगती है। वही अक्षत अपने सीने को बुरी तरह रब करते हुए उससे कहता है, अंडस्को इस बेचैन दिल को खुद को सौंपकर मेरे जीने की वजह बन जाना। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बातें तारा को पागल कर रहे थे। वो झट से उसे लेकर पलट के उसके सीने पर अपना सर रखते हुए कहती है, अंडस्को लो मैं आपके ऊपर लेट गई, अब मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर और उसे अपने ऊपर इस तरह लेटता देख अक्षत के चेहरे पे एक विनिंग स्माइल आ गई थी। वह फिर तारा का चेहरा ऊपर कर उसके आंखों में देखते हुए बेहद नशीली अंदाज में कहा, अंडस्को वाइल्ड कैट तुम मुझे इस तरह नशा चढ़ाकर सोने देने कैसे बोल सकती है, इट्स नॉट फेयर। उद्धरण चिन्ह। ये बोलते हुए अक्षत उसके चेहरे पर अजीब तरह से हाथ फेरते हुए मदहोश करने वाली सिहरन पैदा कर रहा था। वही तारा का चेहरा चिड़ा हुआ था, वो अपना शक्ल रोने जैसा बनाकर उसे कुछ कहने को हुई उससे पहले ही अक्षत उसके होंठों को अपने दांतों के बीच दबा लेता है। उसके इस तरह करने से ही तारा का हाथ अक्षत की शर्ट में कस गई। वह अपने आंखें कस के बंद कर चुकी थी। वही अक्षत उसके होंठों को अपने होंठों की गिरफ्त में ले चुका था। वह तारा के होंठों को बेहद शिद्दत से चूमते हुए उसकी रसीली होंठों का रस पिए जा रहा था और उसके दोनों गालों को भी सहला रहा था। अक्षत फिर उसे लेकर ऐसे ही किस करते हुए पलट जाता है जिससे तारा उसके नीचे और वह खुद उसके ऊपर आ जाता है। तारा अपने आंखें बंद कर खुद को हवाले कर चुकी थी। अक्षत के सामने वो कुछ भी कहे, अक्षत को बस वही करना होता है जो वो करना चाहता है। अक्षत धीरे से उसके कमर में हाथ डालकर उसे सहलाते हुए उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा था। तारा बस उसके नीचे बेजान सी लेटी हुई थी और उसकी अब सांसें तेज हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे के साथ लिपट चुके थे। उन दोनों के बीच में हवा आने की भी जगह नहीं बची थी। वही न चाहते हुए भी तारा अक्षत को फील कर रही थी। रात गहरी होती जा रही थी, वैसे ही इनका प्यार का खेल अलग ही रंग बिखरते जा रहा था। ये रात सिर्फ अक्षत के लिए ही रंगीन थी। करीब 2 घंटे तक तारा को तंग करने के बाद अक्षत तारा से अलग होकर उसे देखने लगता है। तारा का चेहरा थका हुआ लग रहा था। अक्षत उसके माथे पर किस करते हुए अक्षत ने कहा, अंडस्को वाइल्ड कैट तुम इतनी जल्दी थक क्यों गई। तुम मुझे इरिटेट करने का एक मौका नहीं छोड़ती। उद्धरण चिन्ह।
अक्षत ये बोलते बोलते उससे अलग होकर लंबे लंबे सांसें लेते हुए सीलिंग को देख रहा था। वही तारा की आंखें छोटी हो गई थी। यह आदमी इतनी देर तक उसे तंग कर अब उसे ही डांटने लगा था। सच में वह इंसान बेदिल था या फिर उसके सीने में दिल ही नहीं था। वही अक्षत तारा को अपने बाहों में भर कर जकड़ते हुए कहता है, अंडस्को अब सो जाओ, वैसे भी पूरी जिंदगी पड़ी है मुझे कोसने के लिए। उद्धरण चिन्ह। इंडिया में जिंदल निवास घर में इस वक्त कोई भी शांति से नहीं बैठा पा रहा था। अजय, अनिल और देविका ये तीनों एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे क्योंकि उन्हें खबर मिली थी कि अक्षत ने विहान के साथ मारपीट की है। आरुषि और चारू चुपचाप सामने जो हो रहा था वो देख रहे थे। उन्हें उनके इस मामले में कोई इंटरेस्ट ही नहीं थी, लेकिन वो मजबूरी में वहां खड़े हुए थे। अजय, अनिल और देविका दोनों को देखते हुए कहता है, अंडस्को विहान के साथ जो भी हुआ है वो हम अक्षत से वही पूछ लेंगे। अभी हमें निकलना होगा, टाइम से पहले ही हमें मलेशिया पहुंचाना है। अजय की बात सुनकर अनिल उस पर चिल्लाते हुए कहता है, अंडस्को हम वहां तुम्हारे पागल बेटे से कुछ नहीं पूछ पाएंगे। अजय, उसने ये प्रीति को उसकी मां से थप्पड़ खाने पर मजबूर किया और अब वहां जाकर मेरे बेटे को मार रहा है। वो बस मेरे बच्चों को मारते जा रहा है अजय, और हम बस देखते जा रहे हैं। अनिल को इस तरह गुस्से से चिल्लाता देख अजय चुप होकर सामने खड़ी चारू को देखता है, जो उसे ही घिन भरी नजरों से देख रही थी। वही देविका कुछ सोचते हुए अनिल से कहती है, अंडस्को अनिल अभी बहस करने का वक्त नहीं है, हमें अभी निकलना होगा। देविका की बात सुनकर अनिल अजय को घूरते हुए बाहर चला जाता है तो देविका भी उसके पीछे चली जाती है। अजय फिर चारू को देखते हुए कहता है, अंडस्को तुम्हारा बेटा उस लड़की के लिए पागल हो गया है और हमें खुद के लिए पागल बना रहा है। चारू अजय की बात सुनकर चारू तिरछी स्माइल कर वहां से आरुषि को लेकर रूम में चली जाती है। वही अजय उसे गुस्से से घूरते हुए बाहर चला जाता है। सुबह का वक्त, मलेशिया, अक्षत का विला। अक्षत इस वक्त जिम रूम में था। वो एक टक पुश अप करते हुए फोन में किसी के बातें सुनते हुए फोन को देख रहा था, जो इस वक्त सामने रखे एक स्टूल पर थी। अक्षत जैसे जैसे फोन में बातें सुन रहा था वैसे वैसे अक्षत के चेहरे पर स्माइल और भी डीप होती जा रही थी। अक्षत फिर उठकर फोन को अपने हाथ में लेकर बेहद सर्द आवाज में कहता है, अंडस्को गेम स्टार्ट हो चुकी है मिस्टर जैक, लेट्स सी द रिजल्ट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत फिर फोन काट कर अपने रूम में जाता है। रूम में जाते ही उसकी नज़र वॉशरूम के तरफ जाती है क्योंकि उसे शावर की आवाज सुनाई दे रही थी। मतलब साफ था तारा इस वक्त वॉशरूम में थी। अक्षत फिर क्लोजेट रूम में चला जाता है। थोड़ी देर में तारा बाहर आकर सीधा क्लोजेट रूम में जाती, लेकिन अचानक से सामने देखकर वो जोर से चिल्लाती है, अंडस्को आ। उद्धरण चिन्ह। शट अप वाइल्ड कैट। तारा को इस तरह चिल्लाता देख अक्षत उसे अपने करीब खींचकर उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे घूरते हुए कहता है तो तारा उसे ही देखने लगती है। दरअसल हुआ ये था कि तारा जब क्लोजेट रूम में जाकर सामने देखती है तो अक्षत एक ब्लैक सूट को एकदम से उसके सामने कर देता है तो तारा डर जाती है, इसीलिए वो चिल्लाने लगी थी। अक्षत इस वक्त इंटेंस नजरों से तारा को ही देख रहा था। तारा इस वक्त शॉर्ट लेंथ का एक पिंक कलर का बाथरोब पहनी हुई थी, जो अब अक्षत के खींचने से उसकी बाथरोब की नॉट खुलने भी लगी थी। अक्षत फिर उसकी मुंह से अपना हाथ हटाकर अपने हाथ को नीचे ले जाने लगता है तो तारा झट से उसे खुद से दूर कर उसे घूरते हुए कहती है, अंडस्को ऐसे कोई डराता है क्या? पता है मैं कितना डर गई थी। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत उसकी कमर में अपना दोनों हाथ रखकर उसे अपने करीब करते हुए कहता है, अंडस्को हम अब तुम्हें इस डर को खुद से दूर करना पड़ेगा तारा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है तो अक्षत उसके चेहरे पे हाथ फेरते हुए कहता है, अंडस्को आज जहां मैं तुम्हें भेजने वाला हूं वहां तुम्हारी डर तुम्हें ज्यादा खतरे में डाल सकती है, माय वाइल्ड वाइफी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने लास्ट लाइन बोलते बोलते उसकी गाल पे अपने होंठ चलाने लगा था। वही उसकी बात सुनकर तारा सवालिया नजरों से उसे ही देखने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अक्षत उसे कहना क्या चाहता है। तारा फिर उसे खुद से दूर कर उसे शक भरी नजरों से देखते हुए कहती है, अंडस्को अब आप क्या करने वाले हैं? आप मुझे कहाँ भेजने चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत एक गहरी सांस लेकर उसे देखते हुए कहता है, अंडस्को आज ट्यून होटल में तुम्हें मेरे दिए हुए एड्रेस पे जाकर मेरा काम करना होगा, और उसको काम करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट्स होंगे, उसी में तुम्हें अपना काम करना होगा। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो आप इस वजह से मुझे मलेशिया ले आए हैं? वाह, मैं तो भूल ही गई थी कि आप बिना वजह की कोई काम ही नहीं करते हैं, बिना वजह मुझे मलेशिया ला ही नहीं सकते। अक्षत आगे कुछ कहता उससे पहले ही तारा उसकी बात को बीच में ही रोककर उस पर तंज कसते हुए कहती है, तो अक्षत उसे ही घूरने लगता है। अक्षत फिर तारा के बेहद करीब जाकर अपने सख्त आवाज में कहता है, अंडस्को जब तक मेरी बात पूरी नहीं होती तब तक मुझे बीच में किसी की बात सुनना पसंद नहीं, वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। अब तारा को अक्षत के तरफ से अच्छी वाइब नहीं आ रही थी, इसलिए तारा अक्षत को ही देखने लगती है तो अक्षत उससे अलग होकर उसे एक ब्लैक सूट देते हुए कहता है, अंडस्को ये पहनकर बाहर आओ, मैं तुम्हें आगे की बात समझाऊंगा। उद्धरण चिन्ह।
वही तारा उसके दिए हुए उस ड्रेस को घूरने लगती है। वो फिर उस ड्रेस को नीचे फेंक कर अक्षत पर चिल्लाते हुए कहती है, अंडरस्को आपने समझ क्या रखा है मुझे? मैं आपकी कोई काम नहीं करने वाली। अरे मैं तो चाहती हूँ कि आपकी हर एक काम फेल हो जाए, आप कभी कामयाब ना हो, ऐसे में मैं आपका कोई काम क्यों करूँ? मैं नहीं करने वाली, अब आप भूल जाए कि मैं आपकी कोई काम भी करूंगी, नेवर। उद्धरण चिन्ह। वही अक्षत बड़े ही बोरियत से उसके बातें सुन रहा था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि उसे पहले से ही पता हो कि तारा का ऐसा ही रिएक्शन हो सकता है। मलेशिया में क्या होने वाला है जो अजय, अनिल और देविका भी वही जा रहे हैं? क्या तारा अक्षत की बात मान जाएगी? च9 शूट मी वाइल्ड कैट। वही अक्षत को इस तरह बोरियत से उसके बातें सुनता देख तारा चुप होकर एकटक उसे ही देखने लगती है। उसके सामने जो लड़का खड़ा था वो उसे सीधा इंसान कभी नहीं लगता था। अगर अक्षत किसी को समझ आता तो वो कभी अक्षत हो ही नहीं सकता। वही तारा को चुप होता देख अक्षत एक गहरी सांस लेकर उसके करीब जाते हुए कहा, अंडरस्को हो गया तुम्हारा या और भी बाकी है? उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बातें तारा को गुस्से से और भी फटने के लिए मजबूर कर रही थी। जैसे आग में घी डालने का काम, लेकिन आग लगे या ज्वालामुखी आए उसे कहाँ फर्क पड़ने वाला था। वो एकदम बेदिल इंसान था। अगर उसका दिल किसी के लिए धड़कता था तो वो सिर्फ तारा के लिए ही था, लेकिन अफसोस तारा को ये बात कभी समझ नहीं आने वाला था, या यूं कहे कि अक्षत उसे समझाना ही नहीं चाहता था। तारा ने फिर अक्षत से अपना मुंह फेरते हुए कहा, अंडरस्को मुझे आपका कोई काम नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत एकटक उसे ही देखने लगा था। उसने फिर नीचे गिरी हुई उसकी ड्रेस को देखते हुए तारा का हाथ पकड़कर गोल गोल घुमाकर उसके पीठ को अपने सीने से लगाकर उसके कंधे पे अपना टुरी को रख उस ड्रेस को घूरते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को तुम्हारे नखरे सुनने के लिए मेरे पास अभी वक्त नहीं है। जल्दी से ड्रेस लो और पहन कर बाहर आओ। अगर मैं खुद तुम्हें पहनाने लग गया तो तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की इस एक्शन से तारा थोड़ा हैरान थी। फिर वो उसे खुद से दूर धकेलकर उस पर फिर से चिल्लाते हुए बोली, अंडरस्को आप ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने कहा ना मुझे आपका कोई भी काम नहीं करना है, और आपको क्यों लगता है कि मैं आपका काम अच्छे से कर आऊंगी? मैंने उसे बिगाड़ा भी। उद्धरण चिन्ह। वाइल्ड कैट। तुम ये काम जरूर करोगी और अच्छे से ही करोगी। तारा की बात सुनकर अक्षत टेढ़ी स्माइल करते हुए उसके होंठों को हल्के से पकड़कर अजीब तरह से मसलते हुए कहता है, तो तारा दर्द से उससे अपने होंठ छुड़वाकर 2 कदम पीछे चली जाती है। वही अक्षत अपने माथे पर 2 उंगली रखकर रब करते हुए बहुत ही बेजार से उससे कहता है, अंडरस्को हम आई थिंक मैंने तुम्हारे सारे बकवास सुन ली है, तो अब सीधे पॉइंट पे आता हूँ। मुझे लगता है तुम भूल गई हो कि लूथरा हाउस में शादी के पिछले दिन तुमने कुछ पेपर्स पर साइन किया था, उसमें क्या क्या है तुम्हें याद है या मैं? उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपनी बात बीच में ही रोककर तारा की करीब बढ़ने लगता है। वही तारा उसकी बात सुनकर अपने जगह में ही जम गई थी। उसके आंखों में इस वक्त दर्द साफ साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें कोई आंसू नहीं थे, या यूं कहे कि उसकी आंसू अब सूख गए थे। अक्षत फिर उसके गाल पे हाथ रखकर उसके बेजान सी आंखों में देखते हुए कहता है, अंडरस्को जल्दी से रेडी होकर बाहर आओ, मेरे पास टाइम नहीं है। उद्धरण चिन्ह। आपके पास दिल भी नहीं है? अक्षत अपनी बात अभी पूरा करता उससे पहले ही तारा उसका हाथ झटका कर उसे घूरते हुए कहती है, तो अक्षत के चेहरे पर टेडी स्माइल आ जाती है। वो फिर तारा का हाथ पकड़कर उसके लेफ्ट चेस्ट पर रखकर उसे देखते हुए कहता है, अंडरस्को मेरा दिल तुम्हारे दिल में उलझा हुआ है, क्योंकि मैं अपना दिल तुम्हारे दिल में रखना चाहता हूँ, लेकिन। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने बात बीच में ही रोककर तारा के आंखों में देखते हुए अपने बात पूरी करते हुए कहता है, अंडरस्को लेकिन ना तुम मेरा दिल रखना चाहती हो और ना ही अपना दिल मुझे देना चाहती हो। उद्धरण चिन्ह। आप किसी की जिंदगी में जबरदस्ती घुस सकते हो, लेकिन उनके दिल में नहीं, मिस्टर अक्षत जिंदल। अक्षत की बात सुनकर तारा उसका हाथ हटाकर उसके आंखों में देखते हुए बेहद गुस्से से कहती है। तो अक्षत उसे देखते हुए कहता है, अंडरस्को मिसेज जिंदल, तुम बस देखती जाओ कि तुम किस हद तक मेरी इस पागलपंती में कैसे पागल बनती जाओगी, तब तुम्हारा दिल भी मेरा और। उद्धरण चिन्ह। अक्षत अपने बात को फिर से बीच में छोड़कर स्माइल करते हुए तारा को देखने लगता है, जो इस वक्त ज्यादा ही ग्लोइंग लग रही थी। अंडरस्को और क्या? अक्षत को अपने बात बीच में ही छोड़ता देख तारा उसके करीब जाकर उसे घूरते हुए कहती है। तो अक्षत उसके गाल पे सॉफ्टली किस करते हुए कहता है, अंडरस्को और चलो छोड़ो अब। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की हरकतें और उसकी बातों से गुस्से से तारा की दांत भींच जाती है। वो एकटक उसे घूरने लगती है, तो अक्षत उससे अलग होते हुए कहता है, अंडरस्को मुझे घूरने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, अब रेडी होकर बाहर आओ। उद्धरण चिन्ह। अक्षत इतना बोलकर बिना तारा की बात सुने ही क्लोजेट रूम से बाहर चला जाता है। तारा फिर उस ड्रेस को देखती है जो बेग से नीचे गिरा हुआ था। तारा फिर एक गहरी सांस लेकर उस ड्रेस को फर्श से उठाते हुए कहती है, अंडरस्को विकास लूथरा, मेरे साथ जो भी हो रहा है सब आपके वजह से हो रहा है। आपके वजह से ही मैं इस पागल संग की इंसान की कठपुतली बन गई हूँ, हर वक्त मुझसे कुछ ना कुछ अपना काम करवाते ही रहता है।
उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर में तारा रेडी होकर बाहर आती है। अक्षत इस वक्त वॉशरूम में था। तारा कुन्नस भरी नजरों से वॉशरूम को घूरते हुए ड्रेसिंग टेबल के पास जाती है। फिर वो खुद को घूरते हुए कहती है, अंडरस्को इन्होंने तो मुझे पूरा बुर्का टाइप का ड्रेस पहना दिया है, हाँ। उद्धरण चिन्ह। तारा अभी ये सब अपने में ही कह रही थी कि तभी उसे वॉशरूम का डोर ओपन होने का आवाज सुनाई देता है तो तारा उस तरफ देखने लगती है। अक्षत इस वक्त सिर्फ एक टॉवल में था और वो एक और टॉवल से अपने बाल सुखाते हुए बाहर आ रहा था। उसे अपने ऊपर किसी की नज़र महसूस हुई तो वो अपना सर ऊपर कर तारा को देखते हुए उसके करीब आता है जो उसे ही घूर रही थी। अक्षत को अपने तरफ आता देख तारा अपने नजरें फेर कर अपना बाल बनाने लगती है। वही अक्षत उसे पीछे से अपने बाहों में भरते हुए कहता है, अंडरस्को हम अब मेरी बातें ध्यान से सुनो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत को इस तरह पीछे से खुद को बाहों में भरता देख तारा को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था क्योंकि अक्षत अभी कपड़े नहीं पहना था। लेकिन वो अक्षत को कुछ नहीं कहना चाहती थी क्योंकि तारा जानती थी अक्षत उसकी बात नहीं सुनने वाला। तारा मिरर में ही अक्षत को देख रही थी, जो उसके कंधे पे अपना टुरी को रखकर मिरर में उसे ही देख रहा था। वो फिर एक गहरी सांस लेकर उसे कुछ बातें बताने लगता है तो तारा अक्षत को हैरानी से देखते हुए उसकी बातें सुनने लगती है। अक्षत का चेहरा इस वक्त हद से ज्यादा सीरियस था। तारा बस अक्षत को देखते हुए उसकी बातें सुन रही थी। अक्षत की बात सुनकर तारा के चेहरे में अब डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अक्षत सारी बातें समझाकर उससे अलग होकर अपने वार्डरोब से एक गन निकलकर उसके कमर में रखते हुए कहता है, अंडरस्को ये गन तुम्हारे सेफ्टी के लिए है। अगर जरा भी तुम्हें अपने जान खतरे में लगा तो सीधा शूट कर मेरे बताए हुए एड्रेस पे आ जाना। उद्धरण चिन्ह। सबसे ज्यादा खतरा तो मुझे आपसे ही लग रहा है अक्षत, क्या मैं आपको शूट कर दूं? अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही नफरत भरी नजरों से देखते हुए कहती है तो अक्षत की चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो फिर उसके हाथ में वही गन पकड़ा कर अपने सीने पे पॉइंट करते हुए कहता है, अंडरस्कोर शूट मी। उद्धरण चिन्ह। तारा एकटक अक्षत को देख रही थी, जिसकी आंखों में इस वक्त भी कोई भाव नहीं था। तारा उसे ही देखते हुए फिर कहती है, अंडरस्को मैं आपको शूट कर रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत उसकी बेहद करीब जाकर गन की ट्रिगर दबाने लगता है तो तारा हैरानी से उसे ही देखने लगती है। अक्षत एकटक उसके आंखों में देख रहा था जिसमें उसे इस वक्त सिर्फ डर दिखाई दे रहा था। अक्षत फिर उसके कान पे हल्के से किस करते हुए धीरे से मगर सख्ती से कहता है, अंडरस्कोर शूट मी वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत के इस तरह किस करने से ही तारा को गुस्सबम्प आ जाती है और उसकी धड़कनें इस वक्त बेहद तेज हो गई थी। अब ये अक्षत के करीब आने से हो रहा था या डर के वजह से ये बताना मुश्किल था। अक्षत पूरे जुनूनियत से उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, अंडरस्को तुम कहती हो कि तुम मुझसे बेहद बड़े ही शिद्दत वाली नफरत करती हो, तो फिर तुम्हारे आंखों में ये डर कैसा? तुम्हारे पास मुझे मारने का मौका है जो मैं खुद तुम्हें दे रहा हूं तो तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो मिसेज जिंदल? उद्धरण चिन्ह। अक्षत इस वक्त तारा के बेहद करीब खड़ा था। उन दोनों के सांसें एक दूसरे के चेहरे पे महसूस हो रही थी। दोनों ही इस वक्त एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। एक के आंखों में पागलपन, जिद दिखाई दे रही थी तो दूसरे के आंखों में डर, सिर्फ सामने वाले के पागलपन में डूब जाने का डर। तारा की माथे पे हल्के से पसीना भी आ रही थी, लेकिन उसकी पकड़ उस गन में कस गई थी। अक्षत उसकी आंखों में देखते हुए ट्रिगर दबा देता है तो तारा अपने आंखें कसके बंद कर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। क्या तारा के हाथों चली गन का निशाना अक्षत हो गया है या फिर आने वाला है कहानी में कोई बड़ा ट्विस्ट? चटैन तुम मेरे वजह से मर गई। तारा की माथे पे हल्के से पसीना भी आ रही थी, लेकिन उसकी पकड़ उस गन में कस गई थी। अक्षत उसकी आंखों में देखते हुए ट्रिगर दबा देता है तो तारा अपने आंखें कसके बंद कर जोर से चिल्लाते हुए कहती है, अंडरस्को नहीं नहीं नहीं। उद्धरण चिन्ह। तारा का चेहरा इस वक्त पूरा पसीने से लथपथ हुआ था। वो फिर धीरे से अपने आंखें खोलकर सामने देखने लगती है। सामने इस वक्त अक्षत एकदम से नॉर्मल खड़ा था, वो एकटक तारा को ही देख रहा था। तारा ने फिर गन को देखा जो अभी भी उसके हाथ में ही थी। तारा फिर अक्षत के पास जाकर उसे गौर से देखने लगती है तो अक्षत उसे एक ही झटके में घुमाकर उसे मिरर की तरफ कर उसे पीछे से अपने बाहों में भरकर उसे ही देखने लगता है। तारा उसे ही देख रही थी। वही अक्षत उसके हाथ से गन लेकर उसमें बुलेट भरते हुए कहता है, अंडरस्को गन तभी चलता है जब उसमें बुलेट होते हैं, वाइल्ड वाइफी। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर राखी उसे घूरते हुए कहती है, अंडरस्को तो आप मुझे बिना बुलेट वाली गन दे रहे थे, अगर मैं इसे ऐसे ही ले जाती। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ही अजीब नजरों से देखने लगता है। वो फिर तारा को अपने तरफ कर उसे देखते हुए कहता है, अंडरस्को तुम सच सच बताओ तुम्हें डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर किसने बनाया था? कहीं तुमने कॉपी वापी कर पास तो नहीं हो गई? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम अपने दिमाग को यूज ही नहीं करती हो। उद्धरण चिन्ह।
अक्षत की बात सुनकर तारा उस पे चिल्लाते हुए कहती है, अंडरस्को आप कहना क्या चाहते हैं? मैं चिट करके ऑफिसर बन गई, बल्कि सच तो ये है कि अपने मुझे चिट कर मुझसे मेरी जॉब छीनी है और यहाँ मुझे जबरदस्ती लाकर अपना काम करवा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। तारा इतना कहकर अक्षत को देखने लगती है, जो इस वक्त बिल्कुल उसकी बात नहीं सुन रहा था। वो बस तारा को देने वाले गन में बुलेट भर रहा था। तारा को ऐसा लग रहा था कि वो किसी पागल के सामने बात कर रही है, जैसे उसे तारा की किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। उसे बस खुद से मतलब था। अक्षत फिर एक गहरी सांस लेकर तारा को देखता है, जो एकटक उसे ही देख रही थी। अक्षत फिर गन को उसके चेहरे में फेरते हुए कहता है, अंडरस्को हम आई थिंक तुम्हारे सारे बकवास अब खत्म हुई है, तो सुनो, मैं तुम्हें अभी अपनी बात बता रहा था कि गन कैसे चलाते हैं, कब चलाना है, उसमें बुलेट है या नहीं, लेकिन तुम्हें मुझे मारने की बड़ी जल्दी पड़ी थी, इसीलिए तुम बिना सोचे समझे मुझे शूट करने की बात की, तो मैं बस तुम्हारे मजे ले रहा था। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। वही अक्षत उसके हाथ में गन देते हुए कहता है, अंडरस्को लेकिन एक बात मुझे अच्छे से समझ आई। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही सवालिया नजरों से देखने लगती है, तो अक्षत उसके चेहरे पे अपने होंठ चलाते हुए कहता है, अंडरस्को तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन शिद्दत वाली नहीं बीवी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत होती तो तुम गन चलाने के लिए इतना नहीं सोचती नहीं, और चलाते ही चिल्लाती भी नहीं। तुम्हारे आंखों में वो डर था जो मैं मेरे लिए देखना चाहता था, माई वाइल्ड कैट। उद्धरण चिन्ह। वही तारा अक्षत की बात सुनकर सुन्न होकर खड़ी थी। अक्षत जो बोल रहा था वो सही था, वो चाहकर भी ट्रिगर दबा नहीं पा रही थी। तारा को खुद में ही कंफ्यूज देखकर अक्षत उसके होंठों को हल्के से अपने दांत के बीच दबाकर उसे देखने लगता है, तो तारा उसे खुद से दूर करने लगती है। अक्षत फिर उससे अलग होकर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अंडरस्को उफ, इस बेदिल इंसान को तुम्हारे हर एक इमोशन की वजह बन जाना है, जैसे तुम अभी मेरी वजह से कंफ्यूज हुई। आई लाइक इट बीवी। अक्षत की बात सुनकर तारा मुंह बनाते हुए कहती है, अंडरस्को आप सच में पागल है, जब देखो आपको वजह ही बनना होता है। तारा की बात सुनकर अक्षत ड्रेसिंग टेबल में से एक बॉक्स निकालकर उसमें से कुछ चीजें निकालकर तारा के ड्रेस में फिक्स करते हुए कहता है, अंडरस्को मैंने जो कहा है तुम्हें सिर्फ वही करना है, बीवी। अपना बिना यूज किए हुए दिमाग को वहां यूज करने की जरूरत नहीं है। यू गेट माई पॉइंट। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा का मुंह बन जाता है। वो उसे ही देखने लगती है, तो अक्षत उसके गले लगकर तिरछी स्माइल करते हुए मिरर में देखते हुए उसके हेयर्स में बहुत ही छोटी सी सीक्रेट चिप टाइप का एक चीज छुपा देता है। तारा उसके सीने पे मारते हुए उससे अलग होने की कोशिश करते हुए कहती है, अंडरस्को अगर वहां मुझे कुछ हुआ तो। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत के चेहरे पे एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। वो हल्के से उसके ऊपर झुककर उसके कान में धीरे से कहता है, अंडरस्को आई डोंट केयर वाइफी। इनफैक्ट मैं तो खुश हो जाऊंगा कि तुम मेरी वजह से मर गई, तुम्हारे मौत का भी मैं वजह बन गया। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। उसके आंखों में इस वक्त अक्षत के लिए नफरत ही दिखाई दे रही थी। वो फिर उस पे चिल्लाते हुए कहती है, अंडरस्को आप अपने काम के लिए मुझे। उद्धरण चिन्ह। ओ जस्ट शट अप वाइल्ड कैट। तुम ज्यादा ही बोलती हो, आई एम सो इरिटेटिंग। तारा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अक्षत उसके सूट को ठीक करते हुए बड़े ही बोरियत से कहता है, तो गुस्से से तारा की दांत भींच जाती है। अक्षत फिर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसे देखते हुए कहता है, अंडरस्को जैसे ही काम होगा तुम अपने हाथ में पहने हुए रिंग को फेंक देना। उद्धरण चिन्ह। फेंकने से क्या होगा? अक्षत अभी अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही तारा उसे रोकते हुए कहती है, तो अक्षत उसे गुस्से से घूरने लगता है। वो फिर उसके आंखों में देखते हुए कहता है, अंडरस्को फेंकने से उस रिंग में जो मशीन है वो बंद हो जाएगा, और एक बात फेंकने के बाद तुम वहां एक सेकंड भी नहीं रुकोगी, क्योंकि वो कुछ मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तार की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो फिर रोते हुए कहती है, अंडरस्को आप मुझे मारना चाहते हैं अक्षत, आपने मुझे पूरा बॉम्ब से फिक्स किया। उद्धरण चिन्ह। तारा की बात सुनकर अक्षत उसे ही देखने लगता है। वो इस वक्त हद से ज्यादा तारा से इरिटेट हो चुका था। वो फिर अपने आप को कंट्रोल कर उसके आंसू पोंछते हुए कहता है, अंडरस्को लिसन, पहली बात मैं तुम्हें मारने यहाँ नहीं लाया हूँ, अगर मुझे मारना ही होता तो मैं वही इंडिया में ही तुम्हें सीधा ऊपर टपकाता, उसके लिए मुझे इतना खर्चा कर तुम्हें ये लाने की क्या जरूरत है। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा अपने आंखें छोटी कर उसे ही गुस्से से घूरने लगती है। वही अक्षत उसके एक गाल पे हाथ रखकर उसे सहलाते हुए कहता है, अंडरस्को जैसे ही रिंग तुम फेंकोगी तब मुझे एक नोटिफिकेशन आएगा कि वो मशीन डेड हुआ है, तब मैं। अक्षत अपनी बात को बीच में ही रोककर तारा को एक छोटा सा रिमोट दिखाते हुए कहता है, अंडरस्को इसमें से एक बटन प्रेस कर दूंगा तो वो ब्लास्ट होगा, इसीलिए तुम ज्यादा टेंशन मत लो। उद्धरण चिन्ह। अक्षत की बात सुनकर तारा उसे ही देखने लगती है। वो फिर अपना मुंह बनाते हुए उससे कहती है, अंडरस्को आई हेट यू। थैंक यू। तारा की बात सुनकर अक्षत उसके माथे पे किस करते हुए कहता है, तो तारा उसे ही खुन्नस भरी नजरों से देखने लगती है। अक्षत फिर क्लोजेट रूम में चेंज करने चला जाता है।
वही तारा जाते हुए अक्षत को देखते हुए अपने मन में कहती है, अंडरस्को काम तो मैं आपका जरूर करूंगी अक्षत, लेकिन उसके बाद मैं आपके बताए हुए एड्रेस पे बिल्कुल नहीं आऊंगी। उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर बाद अक्षत रेडी होकर बाहर आता है। तारा इस वक्त फोन में कुछ कर रही थी। अक्षत उसके पास जाकर उसका फोन स्विच ऑफ कर अपने पॉकेट में रखकर उसे लेकर बाहर चला जाता है। वही तारा उसे कुन्नस भरी नजरों से देखने लगती है। वो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती थी। विहान के विला। अजय, अनिल और देविका एकटक सामने सोफे पे लेटे हुए विहान को देख रहे थे, जो ज्यादा ही जख्मी हो गया था। देविका फिर उसके पास जाकर उसके सर पे हाथ फेरते हुए कहती है, अंडरस्को विहान, ये सब कैसे हुआ है आपको नहीं पता? मैं फिर से रिपीट करूं? देविका की बात सुनकर विहान उसे घूरते हुए कहता है तो देविका चुप होकर उसे ही देखने लगती है। वही विहान अजय को अपने बॉडी के सारे जख्म को उसे दिखाते हुए कहता है, अंडरस्को देखिए चाचू, आपके लाडले की गिफ्ट मेरी पूरी शरीर में दिख रहा है सी। उद्धरण चिन्ह। विहान की बात सुनकर अजय को अक्षत के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो फिर विहान के पास जाते हुए कहता है, अंडरस्को उसके तरफ से आई एम सॉरी बेटा, वो उस लड़की के लिए इतना पागल हो गया है कि हम उससे डील नहीं कर पा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। अजय की बात सुनकर विहान जोर जोर से हंसने लगता है। वही उसे हंसते हुए देख अजय, अनिल और देविका एक दूसरे के चेहरे देखने लगते हैं। अजय फिर अपने मन में कहता है, अंडरस्को हमारे घर में एक पागल कम था क्या जो अब ये भी हो गया पागल। उद्धरण चिन्ह। विहान अचानक से अपने हंसी को रोककर अजय को देखते हुए कहता है, अंडरस्को आपको क्या लगता है चाचू, आपके सॉरी बोलने से मैं आपके बेटे को माफ कर दूंगा? नहीं, कभी नहीं, उसकी जान उस ऑफिसर में बसती है, और मैं उस ऑफिसर को मारकर तुम्हारे बेटे को सजा दूंगा, वो पहले ही पागल है, अब मैं उसे मेंटल एसाइलम भेजकर ही रहूंगा। विहान के बात सुनकर वो तीनों उसे ही देखने लगते हैं। वही अजय फिर से अपने मन में कहता है, अंडरस्को अगर ये इतना आसान होता तो ये काम मैं 20 साल पहले ही कर चुका होता। हम इन लोगों से कुछ भी कहना ही बेकार है, बस जो काम मैं करने यहाँ आया हूँ बस वो हो जाए। उद्धरण चिन्ह। तारा क्या करने वाली है? क्या सच में तारा की जान खतरे में है? क्या अक्षत जान पाएगा तारा के इरादे? अजय कौन सा काम करने मलेशिया आया है? क्या है इन सब की जिंदगी की राज? जानने के लिए सुनना न भूलें अगला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हैक नॉवल वर्ल्ड पर। अगर आपको ये स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, और आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। टू बी कंटिन्यूड।